रसायन शास्त्र। तो इसमें सबसे पहले हम लोग परमाणु संरचना देखेंगे। परमाणु सिद्धांत क्या होता है? तो पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है और यह जानकारी भारत में कनाड ने दिया था, जबकि व्यापक रूप से देखें तो यह जानकारी जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने विस्तृत रूप से परमाणु संरचना की जानकारी दी है। इन्हें परमाणु संरचना का जनक कहा जाता है। इन्होंने एटम शब्द दिया और कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। आधुनिक समय में डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, पाई मेसॉन इत्यादि में तोड़ दिया गया। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाता है। परमाणु के मूल कण कौन कौन? वैसे कण जिसके निर्माण में किसी अन्य कण की आवश्यकता नहीं होती है, ये मूल कण कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है, किंतु नाभिक मूल कण नहीं है। मूल कण दो प्रकार के होते हैं, तो अस्थायी और अस्थायी, ये दो मूल कण होते हैं। अस्थायी मूल कण में यह परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है और इसकी संख्या जो होती है 3 होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अस्थायी कण यह अनिवार्य रूप से परमाणु में उपस्थित नहीं रहते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्रॉनो, मेसॉन इत्यादि, ये सभी अस्थायी कण हैं। प्रतिकण क्या होता है? दो स्वभाव में बिल्कुल विपरीत कणों को प्रतिकण कहा जाता है। जब यह आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन एक दूसरे के प्रतिकण हैं। परमाणु का आकार गोलाकार होता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं और नाभिक जो होता है धन आवेशित होता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है। नाभिक के द्रव्यमान को मापकर परमाणु द्रव्यमान को नापा जा सकता है, अर्थात परमाणु का द्रव्यमान न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के भार का इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि वह उच्च गति से गतिशील रहता है। नाभिक की खोज हुआ था, रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाया जाता है। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन कणों के सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है क्योंकि यह नाभिक के बाहर होता है। न्यूक्लियॉन में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु त्रिज्या है। ठीक है, और ये आपका नाभिक त्रिज्या है बी, यहाँ पे जो फिगर में दिया है। आगे देखेंगे, परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रम में नापते हैं। परमाणु त्रिज्या इक्वल टू 10⁻10 m1 एंगस्ट्रम और नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में मापते हैं। नाभिक त्रिज्या इक्वल टू 10⁻15 m1 फर्मी। परमाणु त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 1 लाख गुना अधिक होते हैं। अब परमाणु मॉडल क्या होता है? वह मॉडल जिसमें नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की स्थिति को दर्शाया गया हो उसे परमाणु मॉडल कहते हैं। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। इन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना था, अतः इस सिद्धांत को तरबूज सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार तरबूज का जो लाल वाला भाग है ये प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान बिखरे होते हैं। इनके द्वारा प्रोटॉन की बताई गई स्थिति वास्तविकता से भिन्न थी। अब रदरफोर्ड मॉडल देखेंगे तो इसमें इस मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं और इसमें रदरफोर्ड ने रेडियम से अल्फा किरण को निकाला था और सोने की पतली परत पर प्रहार कराया था और निम्नलिखित जानकारियां दी थी। ठीक है, ये परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल में बताया गया है। इसमें क्या था? अधिकांश अल्फा किरणें सोने की चादर को पार कर गईं तथा अतः परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ अल्फा किरणें परमाणु के मध्य भाग से थोड़ी विचलित हो गईं, तिरछा होकर निकल गईं, अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग धनात्मक होता है और 20,000 में से एक अल्फा रे जो है परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आ गई, अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग जो है ठोस होता है और जिसे उन्होंने नाभिक नाम दिया। ठीक है, तो ये देख रहे होंगे कुछ सीधा निकल गई हैं, कुछ मुड़ गई हैं, दोनों तरफ ऐसे ही हैं, और ये जो कुछ है जो ऐसे सीधा वापस आ गई हैं, इसी की व्याख्या है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। और मैक्सवेल का सिद्धांत क्या है? तो इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिस कारण उसकी ऊर्जा जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जिस कारण परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को अस्थायी बताया था। बोरबोरी का मॉडल इसी मॉडल को मान्यता प्राप्त है, इसे नील्स बोर ने दिया था। इसके अनुसार क्या था? परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर तृतीय कक्षा में चक्कर लगाता है। इसे संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, अर्थात उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो वह बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में कमी आती है। ठीक है, ये परमाणु है और यहाँ पे देखिए ये कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है 2n² के अनुसार निकालते हैं या भरते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 n की जगह रखते जाते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता जे थॉमसन और द्रव्यमान इसका 9.1 × 10⁻31 kg होता है और ये नेगेटिव होता है। प्रोटॉन का देखें तो गोल्डस्टीन 1919 में खोज हुआ था और 1.6725 × 10⁻27 kg इसका होता है द्रव्यमान, और ये जो होता है पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन के चैडविक ने किया था और ये 1932 में, इसका द्रव्यमान 1.6748 × 10⁻27 होता है kg और इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसकी खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया था और इसे कैथोड किरण भी कहते हैं। इस पर ऋण आवेश होता है। निरपेक्ष द्रव्यमान, जब किसी कण का द्रव्यमान बिना किसी से तुलना किए निकाला जाता है तो उसे निरपेक्ष द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मास होता है। निरपेक्ष द्रव्यमान बराबर होता है 9.1 × 10⁻31 kg। सापेक्षिक द्रव्यमान इक्वल टू होता है 0.00054 AMU इक्वल टू 0 के बराबर लगभग। आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन का प्रोटॉन की तुलना में इतना होता है 1/1837 या 1/1840 कह लीजिए, ये होता है। H इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? तो जब किसी कण के द्रव्यमान की तुलना कार्बन के 12वें भाग से किया जाता है तो उसे AMU कहते हैं। एक AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻27 kg। प्रोटॉन इसे एनोड किरण भी कहते हैं। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने 1919 में किया था, जबकि नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। इस पर धन आवेश होता है। सापेक्षिक द्रव्यमान इक्वल टू 1.0072 AMU और निरपेक्ष द्रव्यमान इसका होता है 1.6726 × 10⁻27 kg। प्रोटॉन पर आवेश
1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है समान होती है, किंतु ये प्लस में होता है और माइनस में होता है, तो इसकी प्रकृति जो है विपरीत होती है। न्यूट्रॉन के बारे में इसकी खोज चैडविक ने 1932 में किया था। इस पर कोई आवेश नहीं होता, इसी कारण इसकी खोज में अत्यधिक समय लगा था। इस पर कोई आवेश नहीं होता। इसका निरपेक्ष द्रव्यमान जो होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। सापेक्ष द्रव्यमान 1.0086 AME होता है। आवेश इस पे 0 होता है। इसकी द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन अस्थायी गुण को दिखाने लगता है। न्यूट्रिनो क्या होता है, इसकी खोज पाउली ने किया था। इसका द्रव्यमान तथा आवेश शून्य होता है। पॉजिट्रॉन यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकन होता है। इसकी खोज एंडरसन ने किया था। इसका द्रव्यमान तथा आवेश दोनों ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, किंतु इसकी जो प्रकृति है यह विपरीत होती है। निरपेक्ष द्रव्यमान इक्वल टू होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। आवेश होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻�19 कूलम। जब दो एंटी पार्टिकल दूसरे की ओर गति करते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। मेसॉन इसकी खोज यूकोवा ने किया था। बोसॉन इसकी खोज सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल खोज किए थे। प्रतिकन क्या होता है, जब दो स्वभाव में विपरीत कण आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, इसे ही प्रतिकन कहा जाता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे परमाणु संख्या क्या होता है। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, इसकी खोज मोसले ने किया था। इसे जेड से दिखाया जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है और यह हमेशा पूर्णांक में होता है। परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या में बराबर होती है, किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है घटता बढ़ता है। ठीक है, किसी उदासीन परमाणु के लिए होता है जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए सोडियम है, कैल्शियम है, आर्गन है। ठीक है, तो इसका परमाणु संख्या है 11। ठीक है, और प्रोटॉन कितना है 11, इलेक्ट्रॉन 11 है। उसी तरह कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, प्रोटॉन 20 है और इलेक्ट्रॉन भी इसका 20 है। उसी तरह आर्गन का 18 हो जाएगा परमाणु संख्या। प्रोटॉन भी संख्या कितनी, प्रोटॉन 18 है और इलेक्ट्रॉन भी इसका 18 है। आयन क्या होता है, वैसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो कुछ निकल गया होता है या फिर बाहर से आया होता है, तो ये आयन पर आवेश उपस्थित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के निकलने पर धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर ऋण आवेश होता है। आयन में परमाणु क्रमांक नहीं बदलता, किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे बदलती है। सोडियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है। तो यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या 11 ही है, प्रोटॉन 11 है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है 10 हो गया है। उसी तरह कैल्शियम में परमाणु संख्या 20 है, प्रोटॉन 20 है और इलेक्ट्रॉन 18 हो गया है। इसी तरह क्लोरीन में भी। ठीक है, क्लोरीन में जो परमाणु संख्या और प्रोटॉन बराबर है 17 है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 18 हो गया है। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक, वैसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। जैसे ये मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 12 - 2 10 है। फिर एल्युमिनियम में 13 - 3 10, फिर 10 हो गया। और ऑक्सीजन में 8 + 2 है, तो ये भी 10 हो गया। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की जो संख्या ये समान हो रही है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी उसको सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, इसे ए द्वारा दिखाते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन संख्याओं का योग परमाणु भार कहलाता है। तो परमाणु भार बराबर होता है क्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, ए इक्वल टू n + p या z। ठीक है, और ए बराबर फिर n + z भी हो जाता है। न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, परमाणु भार माइनस प्रोटॉन, यानी कि n इक्वल टू a - z। z है परमाणु संख्या और a है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या है वो 13 है और द्रव्यमान संख्या आपका 27 है। ठीक है, उसी तरह यहाँ सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु संख्या हो गया 11, प्रोटॉन हो गया 11, इलेक्ट्रॉन हो गया 11 और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या जो है 23 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यूरेनियम 35 का भी है, परमाणु संख्या और प्रोटॉन बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बराबर होते हैं और ये a इक्वल टू 235 है यहाँ पे। ठीक है, द्रव्यमान संख्या होता है ये। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ये एल्युमिनियम है, तो यहाँ पे जो होता है ये इसका द्रव्यमान संख्या है और ये जो है इसका परमाणु संख्या है। तो इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है। समभारिक, वैसे तत्व जिसका परमाणु भार समान होता है समभारिक कहलाता है। जैसे कार्बन 14 यहाँ पे देखिए और नाइट्रोजन का भी 14 है, तो ये समभारिक हो जाएंगे। आर्गन का 40 है यहाँ परमाणु भार और कैल्शियम का भी 40 है, तो ये समभारिक होते हैं। समस्थानिक कहते हैं किसको, वैसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान रहता है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या निम्न भिन्न होती है। जैसे यहाँ पे देखिए द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी लेकिन प्रोटॉन की संख्या, तो ये 1 1 1 हाइड्रोजन में सारा 1 है, तो ये प्रोटॉन संख्या समान है, लेकिन 1 2 3 इसके ऊपर तो ये द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न भिन्न है, तो इसे ही समस्थानिक कहा जाता है। सर्वाधिक जो समस्थानिक होते हैं पोलेनियम के होते हैं, इसके 27 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यूरेनियम का 2 होता है, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। उसी तरह कार्बन का 2 होता है, कार्बन 12 और कार्बन 14। ठीक है, यहाँ देखिए n की मात्रा सब जगह भिन्न भिन्न हो रही है। यहाँ पे n की मात्रा 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। उसी तरह यहाँ देखिए n की मात्रा 235 में n की मात्रा 143 है और इसमें n की मात्रा 146 है। यहाँ n की मात्रा 6 है, यहाँ 8 है। समस्थानिकों का उपयोग, कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्मों का आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। यूरेनियम 235 का उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। अब आगे देखेंगे आयोडीन का उपयोग घेंघा तथा रक्त कैंसर के उपचार में करते हैं। लोहा का प्रयोग एनीमिया रोग में किया जाता है। आर्सेनिक का ट्यूमर कैंसर के इलाज में करते हैं। कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। सोडियम का प्रयोग तंत्रिका में सूचना भेजने के लिए करते हैं। सोडियम का प्रयोग रक्त को थक्का बनाने के लिए करते हैं। सम न्यूट्रॉनिक, वैसे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। जैसे इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, तो एक कार्बन है या ऑक्सीजन है, तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या दोनों जगह 8 है। उसी तरह ये हाइड्रोजन हीलियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। ठीक है, अब कक्षा या कोष, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं उसी वृत्तीय पथ को कक्षा कहा जाता है। इसे KLMN से दिखाते हैं। जो कक्षा होता है जिसमें परमाणु ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है इसे ही KLMN ऐसे नाम देते हैं। के जो होता है, एक मिनट, के कक्षा नाभिक के सबसे नजदीक होता है। जैसे जैसे कक्षा की दूरी नाभिक से बढ़ती जाती है ऊर्जा स्तर भी इसका बढ़ता जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाती है तो इसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है।
उसकी ऊर्जा बढ़ती है, अर्थात वह ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, किंतु जब वह नाभिक की ओर आता है तो उसकी ऊर्जा घट जाती है। किंतु जब वह अपने मूल कक्षा में रहता है तो उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दूर जा रही है तो उसकी ऊर्जा बढ़ रही है, नाभिक की ओर आ रही है तो उसकी ऊर्जा घट रही है, ठीक है, घट रही है। और जब मूल कक्षा में रहता है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बोरबरी योजना के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के आधार पर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, जहां n क्या है, कक्षा की संख्या है, E बराबर 2n² होता है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन के LMN इस तरह दर्शाया जाता है और ये ऊर्जा का क्रम इससे बढ़ता जाता है। ये कक्षा है तो कक्षा का नाम KLMN होता है और जब n जो है 1 2 3 4 करते हैं तो इसका 2n² बराबर निकालते जाते हैं। n की जगह पे नंबर रख दीजिए, निकलता जाएगा। उपकक्षा या उपकोष क्या होता है? प्रत्येक कक्षा के अंदर उपकक्षा होती है, इनका आकार जो होता है अलग अलग होता है। तो उपकक्षाओं की खोज किया था सोमरफील्ड ने, इन्हें SPDF के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, SPDF के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। उपकक्षा, इसका आकार गोला के समान होता है, ये गोला के समान है। इसका P कक्षा का आकार डमरू के समान होता है, ये डमरू जैसा आपको दिख रहा होगा। उसी तरह D का आकार जो है डबल डमरू के समान होता है, ये डबल डमरू के समान। F का आकार जो होता है 5 भुजाओं वाले डमरू के समान होता है। इधर देखिए 5 भुजा है इसकी। तो उपकक्षा और इलेक्ट्रॉन S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14, तो इस तरह जोड़ते जाते हैं 4 4 4 4। ये दिया है इसी का। कक्षा क्या होता है? कक्षक, कक्षा के बाहर इलेक्ट्रॉनों का बादल बन जाता है जिसे कक्षक कहा जाता है। कक्षक की संख्या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की आधी होती है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कक्षक में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार भरते हैं। इस नियम के अनुसार कक्षक में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, उसके बाद विपरीत चक्र में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बड़ा प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ये उप कक्षा है, ये सब आप देख लीजिए फिगर में। अंतिम उप कक्षा के लिए कक्षक निर्माण किया जाता है। अब ऑफ-बाउ का नियम क्या है? तो ऑफ-बाउ जो है जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना ही ऑफ-बाउ का नियम है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ये सब बात हो रही है। 1s 2s 2p आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th 10th में, ये ऑफ-बाउ का नियम तो उसी पे आधारित है। ऑफ-बाउ के अनुसार जो नियम के अनुसार कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया, जैसे हाइड्रोजन का 1s1 हो जाएगा, हीलियम का 1s2 हो जाएगा, लिथियम का 1s² और फिर 2s1 ऐसे करके बढ़ते हैं। बेरिलियम का उसी तरह बोरॉन का हो जाता है, ऐसे करके कक्षा में बढ़ा जाता है। ऐसे कार्बन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम सबका दिया हुआ है, क्रोमियम, कॉपर। ऑफ-बाउ के कुछ अपवाद हैं, ये क्रोमियम है, कॉपर है, सोना, इनका ऑफ-बाउ का ये अपवाद के रूप में है, तो इसको समझ लीजिएगा आप लोग। क्वांटम संख्या अब देखेंगे, यह वह संख्या है जो इलेक्ट्रॉनों की बिल्कुल सटीक स्थिति को बनाती है और अर्थात इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण जानकारी देती है। ये इलेक्ट्रॉनों का आधार कार्ड है। क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या यह इलेक्ट्रॉनों की कक्षा को दर्शाता है, अर्थात नाभिक से दूरी तथा ऊर्जा के स्तर को दर्शाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं, n = 1 2 3 ऐसे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। द्विवंशी क्वांटम संख्या यह इलेक्ट्रॉन के उप कक्षा को दर्शाता है और इसको I से दर्शाते हैं। S उप कक्षा के लिए 0, P उप कक्षा के लिए जो द्विवंशी क्वांटम संख्या है ये I बराबर 0, I बराबर 2, D उप कक्षा के लिए 2 है, ऐसे करके है, ठीक है। आगे देखेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो चुंबकीय कक्षा को दर्शाता है, इसे m के द्वारा डिनोट करते हैं। m = होता है -I2 + 1 I तक। p उप कक्षा के लिए ये I = 1 है, m क्या हो जाएगा प्लस माइनस करके फिर -1 हो जाएगा या 0 हो जाएगा या +1 हो जाएगा। चक्रण क्वांटम संख्या या चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के दिशा को दर्शाता है, s द्वारा दर्शाता है। क्लॉकवाइज ऐसे दर्शाता है, एंटी क्लॉकवाइज ये, ठीक है। ये सब इसको बताया गया है न्यूमेरिकल के थ्रू, आप लोग इसको देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे पाउली का अपवर्जन नियम। इनके अनुसार किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होता। इनके अनुसार जो चारों अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है उसका मान बराबर नहीं होता है, किंतु स्पाइन का स्थान अलग हो जाएगा। तो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो मान है बराबर हो सकता है, किंतु जो स्पाइन का स्थान जो है यहाँ पे अलग, जो 4 हम लोगों ने देखा अभी उसी के बारे में ये है, ठीक है। अब हाइजेंस का अनिश्चितता सिद्धांत, मेनली रूप से आपको सिद्धांत याद रखना है, सिद्धांत ही पूछता है। इसके अनुसार गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग तथा स्थिति दोनों एक साथ ठीक ठीक ज्ञात नहीं किया जा सकता। डी ब्रागली का सिद्धांत, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन में कण तथा तरंग दोनों की प्रकृति देखी जाती है। इनके अनुसार तरंग दैर्घ्य तथा संवेग एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात होते हैं, ठीक है। इसको लेमडा कहा जाता है। संवेग = लेमडा = यहाँ पे हो जाएगा h/p, ठीक है, जहाँ h क्या है, नियतांक है, प्लांक नियतांक। 9th में आपने ये सब पढ़ा होगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो बाह्यतम कक्षा को छोड़कर उसके अंदर वाली सभी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसकी ऊर्जा कम होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनकी ऊर्जा अधिक होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक होती है। कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है क्योंकि इसकी ऊर्जा अत्यधिक होती है, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है और कोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 है, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम किसी तत्व के वर्ग का निर्धारण कर सकते हैं। यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन S या P उप कक्षा में हो तो वह ग्रुप A का तत्व होगा, ठीक है। ऑक्सीजन है जो ग्रुप ए में रहेगा, सोडियम जो है ग्रुप ए में रहेगा। तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है यही तय करता है किसी तत्व के वर्ग का निर्धारण, ठीक है। यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी या एफ उप कक्षा में है तो वह ग्रुप बी में रहेगा। जैसे ये फेरस का है, लोहे का, ये ग्रुप बी में होता है। सबसे आखिरी कक्षा को वैलेंस सेल और अल्टीमेट सेल कहा जाता है। अंतिम से दूसरे कक्षा को पेनल्टीमेट सेल कहते हैं और अंतिम से तीसरी कक्षा को एंटी पेनल्टीमेट सेल कहा जाता है। ये है, ये आपका वैलेंस सेल है, ठीक है, वैलेंस सेल, अल्टीमेट सेल, ये पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल, फर्स्ट सेल, ये सारे। अब संयोजकता, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों से संयोग करने की जो क्षमता होती है उसे संयोजकता कहते हैं। बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी के आधार पर किसी तत्व की संयोजकता निकाली जाती है। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हैं तो संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। तो एल्युमिनियम का 283 है तो यहाँ पे जो है संयोजकता 3 हो जाएगा। मैग्नीशियम का 282 है तो यहाँ संयोजकता 2 हो जाएगा। और सोडियम का 281 है तो यहाँ संयोजकता 1 हो जाएगा। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 है तो संयोजकता इक्वल टू 8 में से इसको घटा देते हैं। जैसे ऑक्सीजन का 2 6 होता है तो 6 यहाँ पे जो होगा इसको घटा देंगे 8 से तो यहाँ 2 हो जाएगा। उसी तरह नियोन का है 8 यहाँ पे है तो 8 में से 8 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो नियोन का संयोजकता क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लोरीन का यहाँ 8 - 7 करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह तो यहाँ पे तत्व विन्यास, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दिया गया है। जैसे कार्बन का 2 और 4 होता है विन्यास करने पे और उसका कोर इलेक्ट्रॉन 2 है, संयोजी 4 है तो यहाँ पे संयोजकता 4 हो जाएगा। उसी तरह मैग्नीशियम का 282 होता है विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास जो करते हैं और कोर इलेक्ट्रॉन इसका 2 है और संयोजी भी 2 है तो इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। उसी तरह इसका है नियोन का 2 8 है 2 8 है मतलब 2 इसका कोर है और 8 इसका संयोजी है तो इसको 8 से घटा देंगे 8 - 8 तो 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन का भी ऐसे 2 6 है तो 6 यहाँ पे क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 8 - 6 कर देंगे 2 हो जाएगा। क्लोरीन का 2 8 7 है तो कोर इलेक्ट्रॉन 2 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 है तो 8 में से घटा दिए तो 1 हो जाएगा। अब ऑक्टेन रूल क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को रखना होता है, चाहे वे कक्षा क्यों ना हो, चाहे वे कक्षा कोई भी क्यों ना हो। ऑक्टेन रूल को पूरा करने के लिए धन आयन या ऋण आयन का निर्माण होता है। आयन बनने के बाद तत्व अस्थायी हो जाता है क्योंकि वह ऑक्टेन संरचना प्राप्त कर लेता है। तो ये जैसे इसका है ऑक्सीजन का 2 6 ऑक्सीजन का हो गया, आयन प्राप्त करने के बाद 2 8 हो गया। उसी तरह सोडियम का है आयन मतलब देन लेन करने के बाद ये 281 है पहले, अब ये 1 दे दिया तो अब 2 8 बचा रह गया तो ये पूर्ण अस्थायी हो जाता है। ठीक है, पूर्ण रूपता प्राप्त कर लेता है। आयन क्या होता है, किसी तत्व पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन, ऋण आयन। आयन जो होता है अस्थायी होता है। ठीक है, क्लोरीन का 287 होता है तो क्लोरीन जो है 1 ले लेता है तो 288 हो जाता है। उसी तरह सोडियम का 281 होता है तो 1 दे देता है तो 28 हो जाता है। तो ये धन आयन और ऋण आयन दिया हुआ है। हाइड्रोजन +1, ठीक है, ये हाइड्राइड है H-1, लिथियम का +1, क्लोराइड का -1, ये धन आयन और ऋण आयन दिया हुआ है। इसी के आधार पर इसका जैसे एग्जाम्पल नामकरण जो होता है, जैसे Na++ ये Na2SO3 है तो सोडियम सल्फाइड, इसको ये सूत्र याद रखिएगा, फार्मूला पूछ लेता है। Na2SO3 है तो सोडियम सल्फाइड है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, ZnSO4 जिंक सल्फेट है और FeSO4 फेरस सल्फेट है, Fe2SO4 है, ये फेरिक सल्फेट है, Al2SO4 हॉल 3 है, एल्युमिनियम सल्फेट है, Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। तो इस तरह इसका निर्धारण होता है। ये जो आगे दिया है इसकी जो नाम है, जैसे Na2O तो सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, Cu2SO4 कॉपर सल्फेट हो जाएगा, CuSO4 क्यूपीरिक सल्फेट तो ये निर्गत होता है CuSO4 × 5H2O, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सब होता है। मूलक, जब किसी धन आयन तथा ऋण आयन को मिलाकर कोई यौगिक बनाता है तो मिलने वाले आयन को मूलक कहा जाता है। जैसे Na+I बनता है तो Na हो गया सिल्वर आयोडाइड हो गया, Ag+I बनेगा तो सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। देखिए ऊपर सोडियम आयोडाइड हो जाएगा, मिस प्रिंट हो गया है, सोडियम आयोडाइड सिल्वर तो नीचे है ना, AgBr हो जाएगा तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, Cu ये जब मिलेगा Cu2O2 CuO हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। इस तरह होता है, ये सब फॉर्मूला ही दिया हुआ है। ठीक है, सोडियम पर क्लोराइड NaClO4 को कहते हैं, NaClO3 सोडियम क्लोरेट, NaClO2 सोडियम क्लोराइड, NaClO सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, इसी तरह AgBrO सिल्वर ब्रोमेट होता है। ठीक है, इसी तरह आयन का रहेगा, सब दिया हुआ है इस तरह, KiO4 पोटेशियम पर आयोडाइड, KiO3 पोटेशियम आयोडाइड, KiO2 पोटेशियम आयोडाइड, KiO पोटेशियम हाइपोआयोडाइड, Ki पोटेशियम आयोडाइड, ये सभी। और ये कार्बोनेट का है, ये बाइकार्बोनेट का है तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, CaSO4 ये सभी दिया हुआ है। जिप्सम का देख लीजिए, CaSO4 × 2H2O जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4 × ½ H2O, CuSO4 क्यूप्रस सल्फेट होता है कॉपर सल्फेट, ZnSO4 सफेद तो था, FeSO4 हरा कसीस इसको कहते हैं, Cu2SO4 हॉल 3 ये सभी इसका फॉर्मूला है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल है तो ये आपको जरूरत तो है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब परमाणु और आयन में अंतर देखते हैं। परमाणु आयन यह विद्युत उदासीन होता है, परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है, आयन जो होता है धनात्मक या ऋणात्मक होता है, अर्थात ये धन आयन या ऋण आयन होता है। जो परमाणु है इसका परमाणु विन्यास जो होता है अस्थायी होता है, जबकि अनुभार का विन्यास जो होता है अस्थायी होता है। जैसे इसका अस्थायी 281 सोडियम का, जब यही पूर्ण हो जाता है मतलब अस्थायी हो जाता है ये 28 तो यह अनुभार हो गया। वह परमाणु जो है यह एक अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि यह अस्थायी होता है, जबकि आयन यह कम क्रियाशील होता है क्योंकि ये अस्थायी होता है। अब आगे देखेंगे, ये आणविक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु जो होता है आणविक अभिक्रिया में भाग लेता है, जबकि ये आयनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब रासायनिक बंध, कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है ताकि वह अक्रिय गैस के समान ही अस्थायी हो सके। इसके लिए वह अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है या फिर साझेदारी करता है, तो इसे ही रासायनिक बंध कहा जाता है। और 3 प्रकार का होता है, विद्युत संयोजी, सहसंयोजी और अपसहसंयोजी। तो पहला है विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंधन। तो यह बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रॉन के त्याग करने या ग्रहण करने के कारण बनता है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। यह धातुओं और अधातुओं के बीच बनता है। धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जैसे Na का 281 होता है, क्लोरीन का 287 होता है। तो Na क्या है, एक त्याग करता है तो ये प्लस पा जाता है और क्लोरीन एक यहाँ पे लेता है इसे, एक ये वाला लेके ये 8 पूर्ण ये भी अस्थायी हो जाता है। तो अब इस तरह NaCl बनता है। उसी तरह कैल्शियम का भी, ठीक है। और ऑक्सीजन 2882 है और यहाँ पे 26 है, तो ये एक दूसरे को ग्रहण कर, एक दूसरे से इसका 2 ये ले लेता है तो यहाँ पे CaO बन जाता है, ऐसे ही इसका है। तो इस तरह ये विद्युत संयोजी आयनिक बंधन था। अब आगे हम लोग इसका ये दिया हुआ है विद्युत संयोजी यौगिक का ये सूत्र दिया है,
जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है MgCl2, अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl, पोटेशियम क्लोराइड का KCl होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 होता है, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2, सोडियम क्लोराइड का NaCl, कैल्शियम नाइट्राइड का कैल्शियम का CaNO3 का हॉल ट्वाइस होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है। अब आयनिक बंध की विशेषता, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, किंतु इनका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। ये समांतर जल में घुलनशील होते हैं। ये कार्बनिक विलायक में कम घुलनशील होते हैं, जैसे बेंजीन C6H6 होता है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसमें ये कम घुलनशील होते हैं। या रासायनिक रूप से रवेदार होते हैं। इनका क्वथनांक तथा जो गलनांक होता है दोनों ही उच्च होता है। अब आयनिक बंध की शर्तें क्या होती हैं? आयनिक बंध में हमेशा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा और आयनिक बॉन्ड बनाने वाले दो तत्वों में से किसी एक का आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मक अधिक होना चाहिए, जबकि दूसरे का कम होना चाहिए। अब कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड जो है, यह बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, न कि आदान प्रदान से, अर्थात इलेक्ट्रॉन को दोनों ही तत्वों का बराबर अधिकार होता है। यह बॉन्ड केवल अधातु तथा गैसों में बन सकता है। यह बॉन्ड तब बनता है जब दोनों तत्वों का आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मकता उच्च हो। कोवैलेंट बॉन्ड तीन प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जैसे क्लोरीन 287 है, ठीक है, Cl, इसमें एक केवल एक, ये जो बंधन एक एक की देखिए साझेदारी हो रही है यहाँ पे, तो ये Cl2 बन गया। हाइड्रोजन का देख लीजिए H2, इसका भी एक एक की साझेदारी होगी, उसी तरह H2O में भी इसी तरह है। अब आगे देखेंगे CH4, ठीक है, ये CH4 में भी एक एक का हो रहा है, CH4 में भी ये एक एक की साझेदारी हो रही है, ठीक है, यहाँ पे बना ही हुआ है ये चीज। अब हम लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड देखेंगे, द्विसह संयोजक बंध। जब दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे द्विसह संयोजक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दो, ये दोनों की साझेदारी हो रही है, यहाँ भी दो का हो रहा है साझेदारी, ठीक है, दो दो का हो रहा है, तो इसको द्विसह संयोजक बोलते हैं। और अब तीसरा है त्रिसह संयोजक या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब धातुओं के बीच 3e की तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे त्रिसंयोजक कहते हैं। देखिए तीन की साझेदारी हो रही है, यहाँ पे भी तीन की साझेदारी, तो इसको कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसकी विशेषता देखेंगे तो यह बंध अधातुओं के बीच बनता है और ये जल में घुलनशील नहीं होता, किंतु कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं। इनकी रासायनिक क्रियाशीलता अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है। इनकी बंधन ऊर्जा जो होती है, ये सबसे ज्यादा होता है ट्रिपल वाले का, फिर सेकंड वाले का, फिर एक बॉन्ड वाले का। उसी तरह क्रियाशीलता भी ट्रिपल वाले की ज्यादा होती है, फिर सेकंड वाले की, फिर सिंगल वाले की। बंधन की दूरी जो होती है ये सबसे ज्यादा किसकी होती है? सिंगल वाले की, फिर डबल वाले की, फिर ट्रिपल वाले की। कुछ यौगिक जो होते हैं ऐसे भी होते हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड तथा कोवैलेंट बॉन्ड दोनों पाया जाता है, जैसे NaOH, ठीक है, NaOH जो है इसमें दोनों ही पाया जाता है, आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बॉन्ड की विशेषता है क्या? यह धातुओं में बनता है, यह जल में घुलनशील नहीं होता है, इसका क्वथनांक तथा गलनांक दोनों ही कम होता है, इनकी क्रियाशीलता अपेक्षाकृत कम होती है। ट्रिपल बॉन्ड की ऊर्जा, क्रियाशीलता तथा मजबूती अधिक होती है, जबकि सिंगल बॉन्ड की लंबाई जो है अधिक होती है। अब ध्रुव, जब कभी साझेदारी का इलेक्ट्रॉन किसी एक तत्व के प्रभाव में आ जाता है और वो बीच में न रह के किनारे ध्रुव पर चला जाता है तो उसे ध्रुवी कहा जाता है, ठीक है, ध्रुवी बॉन्ड। तो ये है ध्रुवी बॉन्ड का उदाहरण, CH3Cl का है, ये CH3 और Cl है। अध्रुवीय क्या होता है? जब साझेदारी का इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के प्रभाव में न आए और बीच में रहे तो उसे नॉन पोलर कहा जाता है, ये नॉन पोलर है। उप संयोजक, जिया संयोजक जो है का एक विशेष प्रकार है जिसमें साझेदारी दोनों ओर से न होकर एक ओर होती है, इसे तीर द्वारा दर्शाया जाता है। ये तीर द्वारा यहाँ दर्शाया जा रहा है तो इसे उप संयोजक कहा जाता है। अब निर्जन जोड़ा, बॉन्ड के बनने के बाद इलेक्ट्रॉनों का वैसा जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है, निर्जन जोड़ा कहलाता है। आयनिक बॉन्ड में निर्जन जोड़ा नहीं पाया जाता। एक लोन पेयर एंगल को 2.5 डिग्री ये कम कर देता है। जल में लोन पेयर ज्ञात करें तो ये ज्ञात किया है 2 आया है, ठीक है। अब CO2 में ऐसे ही। अब पाई बॉन्ड क्या होता है? जब इस उपकक्षाएं आपस में मिलती हैं तो उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। पहला बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड मजबूत होता है और यह कम क्रियाशील होता है, ठीक है, ये कम क्रियाशील होता है। पाई बॉन्ड देखेंगे जब भी उपकक्षाएं आपस में मिलती हैं उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। दूसरा तथा तीसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड कमजोर होता है अतः यह अधिक क्रियाशील होता है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड देखे जाते हैं अतः वह अधिक क्रियाशील होता है। ये पाई बॉन्ड है इसमें, ठीक है, ये दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए इसको फिगर। अब हम लोग देखेंगे आगे हाइड्रोजन बॉन्ड। यह सबसे कमजोर बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन जब क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो कांच हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलनशील होता है। कांच पर लिखने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। संकरण, जब कभी एक उपकक्षा किसी दूसरी उपकक्षा में मिल जाता है तो उसे संकरण कहा जाता है। संकरण 3 प्रकार के होते हैं, sp, sp² और sp3। ये संकरण किया हुआ है। तो sp का आकार रेखीय होता है 180 डिग्री एंगल पे, sp² का आकार त्रिविमीय होता है 120 पे और sp3 का पिरामिडीय होता है 109.28 पे बनता है, ठीक है। तो संकरण होता है इनका। आगे देखेंगे तत्व। एक समान परमाणुओं के समूह को तत्व कहा जाता है। तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है। अब तक 114 तत्वों की खोज की गई है जिसमें 92 तत्व सीधे प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं और शेष तत्वों को बनाया गया है। सभी 114 तत्व व्यवस्थित रूप से आवर्त सारणी में मिलते हैं, ठीक है। ये पदार्थ है, ये रासायनिक और भौतिक और ये विद्युत का। तो ऑक्सीजन जो है तत्व है, गैस है और अधातु है, कुचालक। लोहा क्या है? तत्व है, ठोस है, धातु है। पारा क्या है? तत्व है, द्रव है और धातु है। सिलिकॉन क्या है? तत्व है, ठोस है और उपधातु अर्धचालक है। तत्व को 3 भागों में बांटा जाता है, धातु, अधातु, उपधातु। धातु क्या होता है? तो धातु ऐसे तत्व होते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धातु में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। इनका आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मक तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों ही बहुत कम होता है, जिस कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और धारा बहने लगती है। इसमें एक धात्विक चमक पाया जाता है और ये चमक जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होते हैं। अपवाद पारा एकघात वर्धनीय होते हैं, अर्थात इनको पीटने पर फैलते हैं जिससे इनका चादर बनाया जाता है। ये तन्य होते हैं अर्थात इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। ये उष्मा तथा विद्युत के
कुचालक होते हैं। इनका घनत्व उच्च होता है, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। यह वायु तथा जल में रखने पर नष्ट होने लगते हैं क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं। लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सोडियम, कैल्शियम ये इसके एग्जाम्पल हैं। धातुओं के ऑक्साइड स्वाद में कड़वे होते हैं अर्थात क्षारीय होते हैं। अपवाद, एल्युमिनियम का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। अब धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अधातु जो है विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होता है। अधातुओं से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती जैसे ग्रेफाइट। सभी गैस जो होते हैं अधातु होते हैं। अधातु के गुण होते हैं क्या क्या? अधातु का आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों ही उच्च होता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन त्यागते नहीं बल्कि ग्रहण करते हैं अधातु। इनमें से किसी भी प्रकार का धात्विक चमक नहीं होता है। ये आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होते हैं। ये विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। इनका घनत्व, गलनांक, क्वथनांक कम होता है। इनका ऑक्साइड स्वाद में खट्टा तथा अम्लीय होता है। यह वायु तथा जल में रखने से प्रभावित नहीं होते हैं जैसे सभी गैसें, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन ये सभी। कार्बन में धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्योंकि ये धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं अर्थात धातु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और अधातु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दोनों का काम करता है। ठीक है। अब उपधातु, ये धातु के समान धारा प्रवाहित नहीं करते हैं और इनमें धारा का प्रवाह कोटर की सहायता से, होल की सहायता से होता है। इसका प्रयोग मेमोरी कार्ड, सिम, पीसीबी में किया जाता है जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलेनियम हो गया, ये सभी एंटीमनी हो गई, एंटीमनी। उपधातुओं को अर्धचालक कहा जाता है। सबसे समान अर्धचालक जो होता है सिलिकॉन होता है। जिस उपकरण में अर्धचालक का प्रयोग होता है उसे सॉलिड स्टेट कहा जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम और फिर सोडियम, ये सभी पाया जाता है। ओसीएल फेकाना, ये इसका ट्रिक है, ओसीएल फेकाना। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु एल्युमिनियम है, फिर लोहा है, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, अल फेकाना इसका ट्रिक है। शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फिर कैल्शियम। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम धातु पाया जाता है जबकि सबसे कम मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है। अब यौगिक देखेंगे, 2 या अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनता है और यौगिक का एक निश्चित जो होता है सूत्र होता है। जैसे H2O है, इसके एग्जांपल है H2O, CH4, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी यौगिक है। कार्बनिक यौगिक, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ये मीथेन है, C2H5SH होता है, एथिलीन मरकप्टेन इसको कहा जाता है। एथिल मरकप्टेन का प्रयोग जो होता है एलपीजी में गैस को गंध युक्त बनाने के लिए किया जाता है ताकि सिलेंडर में रिसाव का पता चल सके। अकार्बनिक यौगिक, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं रहता उन्हें अकार्बनिक कहते हैं जैसे H2O, SO2, N2O, NO2। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। अब CO2, ठीक है, CO2 एक यौगिक है, भाग लेने वाले तत्व इसमें 2 हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। भाग लेने वाले परमाणु की संख्या इसमें 3 है, कार्बन की 1 और ऑक्सीजन की 2। परमाणु का अनुपात इसमें 1:2 का है। अब मिश्रण देखेंगे, 2 या अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर मिश्रण बन जाता है जैसे दूध हो गया, शरबत हो गया, दाल, बारूद, वायु, ये सभी हो गया। विसमांग मिश्रण क्या है? वैसा मिश्रण जिसमें उसके अवयव पूरी तरह से नहीं मिले होते हैं अर्थात अवयव कहीं अधिक तो कहीं कम पाए जाते हैं, इसे विसमांग मिश्रण कहा जाता है। जैसे बारूद, कोहरा, सीमेंट, बालू का मसाला, अरहर, मसूर का मिश्रण, ये सभी होगा। ठीक है। अब आगे देखेंगे समांग मिश्रण, वैसा मिश्रण जिसमें उसका अवयव पूरी तरह से घुल जाता है समांग मिश्रण कहलाता है। जैसे शरबत, शुद्ध वायु, पका हुआ दाल, अरहर, मसूर, सभी प्रकार के विलयन। अब विलयन देखेंगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों मिश्रण से विलयन बनते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण से विलयन होता है और विलयन में विलेय तथा विलायक होना आवश्यक होता है। विलायक विलयन के अवयव को स्वयं में घुलाने वाला विलायक कहलाता है। जल एक सार्वत्रिक विलायक है। अब आगे देखेंगे विलेय, विलेय क्या होता है? तो विलयन में घुलने वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं। विलेय की मात्रा हमेशा कम होती है जैसे चीनी है, नमक है, ये सभी। तनु विलयन, वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो तो तनु विलयन कहलाता है। यह पतला होता है। सिरका, फॉर्मेलिन, ये सभी तनु विलयन होता है। सांद्र विलयन जो है वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं और ये गाढ़ा होता है। ठीक है। तो इसमें देखिए विलायक है, इस पूरा जो दिख रहा है, और इसमें विलेय क्या होता है? चीनी। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन को 3 भाग में बांटते हैं। असंतृप्त विलयन पहला है, तो वैसे विलयन जिसमें और अधिक विलय को घोला जा सके इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन, वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता है, इसे संतृप्त कहते हैं। अति संतृप्त, संतृप्त विलयन के तापमान को बढ़ाया जाता है तो वो कुछ और विलय को घोला देता है। जैसे इस प्रकार के विलयन की सांद्रता अधिकतम होती है। तापमान बढ़ाने से ठोस द्रव की विलयता बढ़ जाती है किंतु गैसों की विलयता घट जाती है। विलायक तथा विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 9 भागों में बांटा गया है। जैसे विलायक, विलय और एग्जाम्पल देखें। गैस में गैस का विलय तो ये वायु होता है। गैस में द्रव का देखें तो भाप और कुहरा होता है। गैस में ठोस का तो धुआं, धूल भरी आंधी, ये सभी। द्रव में गैस का कोल्ड ड्रिंक होता है। द्रव में द्रव का दूध, पानी होता है। द्रव में ठोस का शरबत, चीनी, पानी, ये सभी। ठोस में गैस का कपूर, में वायु, स्पंज। ठोस में द्रव का गिरीश। ठोस में ठोस का मिश्र धातु, पीतल। विलयता इक्वल टू क्या होता है? विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा इंटू 100 होता है ये। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब 5 ये देखिए दिया हुआ है, इसमें विलयता निकालना है। 5 kg जल है, 2 kg चीनी मिलाया जाता है तो विलयता, तो विलय इसमें 2 kg है, विलायक इसमें 5 kg है तो विलयता कैसे निकालेंगे? अभी हम लोग ऊपर देखा तो ये 40 है इसमें विलयता। परिक्षेपण, जब कोई कण किसी दूसरे कण के चारों ओर बिखर जाता है तो इस क्रिया को परिक्षेपण कहा जाता है। जैसे दूध में वसा द्रव के चारों ओर परिक्षेपित हो जाती है। निलंबन, इसमें कण का आधार जो होता है 10⁻⁵ मीटर से बड़ा होता है जिस कारण से नंगी आंखों से देखा जा सकता है किंतु यह छन्ना पत्र को पार नहीं कर पाता क्योंकि यह अपेक्षाकृत बड़ा होता है। निलंबन अस्थायी होता है। एग्जाम्पल वायु में धुआं, नदी का गंदा जल, सिरप, ये सभी। कोलाइड क्या होता है? इसके कण का जो आकार होता है ये 10⁻⁷ मीटर से लेकर 10⁻⁻ मीटर तक होता है, -5 मीटर तक। इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते किंतु माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और ये छन्ना पत्र को पार कर जाता है क्योंकि यह बहुत छोटा होता है, ये अस्थायी होता है। एग्जाम्पल जैसे ब्लड हो गया, स्याही हो गया, दूध हो गया, ये सभी। कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से अलग करना अर्थात कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना अपोहन कहलाता है। किडनी रक्त को डायलिसिस विधि द्वारा छानता है। निलंबन तथा कोलाइड दोनों में ब्राउनियन गति तथा टिंडल प्रभाव देखा जाता है। पायस, यह एक विशेष प्रकार का कोलाइड होता है। इसमें एक कण दूसरे कण से परिक्षेपित होते हैं लेकिन उसमें घुलते नहीं है, जैसे दूध हो गया, पेंट हो गया और साबुन का घोल हो गया। विलयन, इसके कण का आकार 10⁻⁷ मीटर से कुछ कम होता है। न इसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं और न ही इसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये अस्थायी होता है, जैसे चीनी पानी का घोल। अब ब्राउनियन गति क्या है? कोलाइड तथा निलंबन के कण एक दूसरे से टकराकर अनियमित रूप से जिगजैग रैंडम गति करते हैं तो इसे ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। ब्राउनियन मूवमेंट, ये जिगजैग से ऐसे 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 चलते हैं
टिंडल प्रभाव, कोलाइड तथा निलंबन के कणों से जब प्रकाश टकराता है तो इधर उधर बिखर जाता है, अर्थात प्रकाश का प्रतिनन हो जाता है, इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अब मोल कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की संख्या निश्चित होती है जो एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है। 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं, अणुओं या आयनों का जो समूह होता है इसे ही मोल कहा जाता है। मोल संग्रह करना या इकट्ठा करना या कलेक्शन इसको कहा जाता है। मोल शब्द ओसवाल्ड से ने दिया था। यह पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला 7वां स्थायी मात्रक है। एचटीपी जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेसिव या एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेसिव। ये एचटीपी पर किसी भी गैस के एक मोल का आयतन जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है तथा 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है। जैसे O बराबर ऑक्सीजन तो यह परमाणु है और O2 यहाँ पे क्या है, ये अणु है। एक मोल N2 मोलेकुलर बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 होता है, इक्वल टू 2 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स होता है, ठीक है। एक मोल H2O मोलेकुल इक्वल टू होता है 6.022 × 10⁻23 मोलेकुल H2O होता है। मोल पदार्थ की मात्रा को दिखाता है। मोल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहला है एक मोल इक्वल टू 22.4 और एक मोल इक्वल टू 6.023 × 1023 होता है और ये मोल इक्वल टू भार बटा में अनुभार होता है। तो ये मोल निकालने की विधियां हैं और देखिए इसमें ये सॉल्यूशन, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अब आगे हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल, ये सब है दिया हुआ। विलयन की सांद्रता क्या होती है? तो विलयन की सांद्रता जो है इकाई विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा को सांद्रता कहा जाता है। सांद्रता बराबर होता है विलय बटा विलायक और ये देखिए ये न्यूमेरिकल, इसका भी ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे सांद्रता को व्यक्त करने की कई विधियां होती है, जैसे मोलरता। तो किसी विलयन के इकाई आयतन में मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर होता है मोल बटा में आयतन जो लीटर में होता है। ये इसका न्यूमेरिकल है। मोललता, एक मोललता होता है, एक मोलरता होता है। तो विलायक के इकाई द्रव्यमान में मोल की मात्रा को मोललता कहते हैं और मोललता बराबर होता है मोल बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में ये होता है, ठीक है। नॉर्मलता, तो यह घोल के 1 लीटर में विलय पदार्थ के ग्राम की संख्या होती है। नॉर्मलता बराबर होता है मात्रा इंटू 1000 बटा में क्या है, तुल्यांक इंटू आयतन, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए मूल में यही पढ़ना था, मेनली रूप से ये जानना था इसकी परिभाषा वगैरह। बाकी आगे अब चलते हैं अम्ल क्षार के बारे में। अब देखेंगे अम्ल क्षार और लवण। तो अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं, इनका पीएच मान 7 से कम होता है, इनमें अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। ये धातु से क्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, जैसे Zn+H2SO4 जो होता है ये अभिक्रिया करते हैं। तो धातु से अभिक्रिया कर रहा है अम्ल, यहाँ पे Zn क्या है, धातु है, H2SO4 अम्ल है, तो ये अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देखिए H2 निकल रहा है। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं और ये मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देते हैं। अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जिस अम्ल में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहे उसे हाइड्रोक्सी अम्ल कहा जाता है, जैसे HCl, HCl है, HF है। ये जिस अम्ल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहे उसे ऑक्सिक अम्ल कहते हैं, जैसे H2SO4, HNO3, H2CO3, HCl, ClO4 ये सभी होता है। जिस यौगिक में ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक रहता है वह अम्लीय हो जाता है, जैसे CO2, SO2, NO3। जिस यौगिक में ऑक्सीजन केवल 1 होता है उसे वह उदासीन होता है, जैसे कोबाल्ट हो गया, NO हो गया। कार्बन की उपस्थिति बढ़ने से अम्ल कमजोर होने लगता है। अम्ल की कुछ अन्य परिभाषाएं हैं, जैसे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल के पदार्थ हैं जो H आयन को देते हैं। ब्रास्टेन एवं लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देते हैं। तो आर्हेनियस ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो H आयन देते हैं, ठीक है, H आयन देते हैं। लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अम्ल में समान रूप से पाए जाने वाला जो तत्व है हाइड्रोजन है। प्रबल अम्ल ऐसा अम्ल जो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन देता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। यह जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है, इसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन कम होता है, जैसे HCl हो गया, H2SO4, HNO3 हो गया। दुर्बल अम्ल जो होता है ऐसा अम्ल जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। यह जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है और इसमें जो है हाइड्रोजन तथा कार्बन अधिक होता है। अब आगे देखेंगे सांद्र अम्ल क्या होता है, तो वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलयन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है, ये सांद्र अम्ल कहलाता है। तनु अम्ल जो है यह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलयन की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है, तनु अम्ल कहलाता है। जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH हो गया, फॉर्मिक अम्ल HCOOH हो गया और कार्बोनिक अम्ल H2CO3 हो गया। सभी कार्बनिक अम्ल जो होता है दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। इसमें दुर्बल अम्ल की पहचान करना है, तो यहाँ पे देखिए अम्लीयता क्रम दिया हुआ है। आंसर कौन है, C2H5CHO, ये दुर्बल अम्ल है। अम्लीयता क्रम देखिए तो ये इसका क्रम है, HClO4 सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है, फिर HClO3, फिर HClO2, फिर HClO, ये सभी होता है। फिर हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर HCl का होता है, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड का होता है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड का अम्ल होता है। प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत देखेंगे, एसिटिक अम्ल सिरका, अमीनो अम्ल में प्रोटीन, फॉर्मिक अम्ल होता है लाल चींटी मधुमक्खी के डंक में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, हाइड्रोलिक अम्ल मनुष्य के उदर में होता है, ग्लूमेटिक अम्ल गेहूं में, टार्टरिक अम्ल जो होता है इमली अंगूर इत्यादि में, मैलिक अम्ल होता है कच्चे फल सेव में, और लैक्टिक अम्ल दूध में, बेंजोइक अम्ल हरी घास पत्तियां आदि में, कार्बोनिक अम्ल जो है सोडा वाटर में होता है, साइट्रिक अम्ल नींबू एवं नारंगी में होता है। अम्ल और उसके प्रयोग देखेंगे तो एसिटिक अम्ल का प्रयोग सिरके में 3 से 6% एसिटिक अम्ल होता है और यह अचार बनाने में, सलाद में एवं खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में कार्य होता है, प्रयोग करते हैं। सिट्रिक अम्ल या चमकदार नमक बनाने में प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरियां, पेट्रोलियम शोधन, ड्राई पेंट आदि के निर्माण में होता है। नाइट्रिक अम्ल एक्वा रजिया एवं विस्फोटकों के निर्माण में तथा रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में होता है। हाइड्रोलिक अम्ल जो होता है एक्वा रजिया, रंजकों, औषधियों एवं प्लास्टिक निर्माण में प्रयोग किया जाता है। बोरिक एसिड अम्ल है पादपों में बोरॉन की कमी दूर करने के लिए, चावल गेहूं के संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कैरम बोर्ड पर, ये सभी ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल जो है कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, ब्लीचिंग में, जंग के दाग जो होते हैं, जंग के दाग उसको हटाने में होता है। टार्टरिक अम्ल बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। भस्म के बारे में अब देखेंगे, ये स्वाद में कड़वा होता है, इसका जो पीएच मान है 7 से अधिक होता है, ठीक है, 7 से अधिक होता है और उसका अम्ल का 7 से कम होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आगे देखेंगे इसमें OH उपस्थित रहता है, OH
इसमें OH उपस्थित रहता है। एग्जाम्पल जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, MgOH हो गया। वैसा भस्म जो जल में घुलनशील हो उसे क्षार एल्काई कहते हैं, एल्कली। जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, MgOH हॉल ट्वाइस हो गया, CaOH हो गया, AlOH हो गया, ये सभी NH4OH हो गया। यह मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है या फिनाल पथलीन को गुलाबी कर देता है। सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, किंतु सभी क्षार भस्म होते हैं, ठीक है। सभी जो भस्म होते हैं ये क्षार नहीं होंगे, लेकिन सभी जो क्षार है ये सभी क्षार जो होते हैं ये भस्म होते हैं। क्षार की कुछ अन्य परिभाषाएं देखेंगे। आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH आयन देते हैं। ब्रास्टेट लारी के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। लेनिस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जर जोड़ी त्यागने की प्रवृत्ति होती है। प्रबल क्षार ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः विलय होते हैं और परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। इसमें OH कम होता है, NaOH KOH ये सभी हैं इसके एग्जाम्पल। दुर्बल क्षार जो होता है ये जल में आंशिक रूप से विलय होता है, अर्थात कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयनों का उत्पन्न करते हैं और इसे दुर्बल क्षार कहते हैं। इसमें OH जो है अधिक होता है, जैसे CaOH हॉल ट्वाइस NH4OH ये सभी। सांद्र क्षार क्या होता है? वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र क्षार कहलाता है। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। तनु क्षार वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, तनु क्षार कहलाता है। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड और तनु अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका एग्जाम्पल है। जब अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो उसकी अम्लीयता घट जाती है और pH बढ़ जाता है तथा क्षारीयता बढ़ जाती है। अब क्षारकों का उपयोग, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा के निर्माण में करते हैं। और आगे देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा में, जल एवं गंदे नालों के उपचार में, विरंजक चूर्ण, सीमेंट, प्लास्टर एवं मोटर के निर्माण में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है अपशिष्ट जल के उपचार में, ठीक है, और प्रति अम्ल के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसके जो जलीय विलयन होता है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO है जो ये बुझा हुआ चूना होता है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक, सीमेंट, कागज, उच्च श्रेणी के इस्पात जो के निर्माण में, कास्टिक सोडा के निर्माण में किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मृदा, भूजल एवं पेयजल के उपचार में, विद्युत केबलों में ताप रोधक के रूप में करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास होता है और ये क्षारीय बैटरियों में, विद्युत अपघटन में होता है इसका निर्माण। दूध को देर से फटने के लिए बेकिंग सोडा जैसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है, जबकि हाइड्रोजन परऑक्साइड तथा कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो होता है अम्लीय होता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसको, तो इसका उपयोग पावरोटी में किया जाता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये CaSO4 × हाफ H2O होता है। लिटमस पर अम्ल तथा क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है? तो लिटमस एक सूचक है, इसकी प्राप्ति लाइकेन से होती है। लिटमस मूल रूप से नीला होता है। अम्ल तथा क्षार के प्रभाव से इसका रंग बदल जाता है। जैसे अम्ल नीला को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल को नीला कर देता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे pH स्केल के बारे में, ठीक है। तो pH स्केल 7 से, देखिए 7 से जब ये कम रहेगा तो ये एसिडिक होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो ये बेस होगा, अल्कालाइन होगा, और 7 पे न्यूट्रल होगा, ठीक है। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को pH स्केल द्वारा मापा जाता है। इसकी खोज जो किया था सोरेसन ने 1909 में किया था। यह पावर ऑफ हाइड्रोजन को दर्शाता है। pH 0 से 14 तक होता है। 7 से कम pH अम्लीय पदार्थ का, 7 से अधिक pH जो होता है क्षारीय पदार्थ का, और अगर pH मान 7 है तो ये उदासीन पदार्थ का होता है। जैसे शुद्ध जल हो गया, आसुत जल हो गया, वर्षा का जल हो गया, ये सभी उदासीन होते हैं और इनका pH मान 7 होता है। वर्षा का जल शुद्ध होता है किंतु वायुमंडल के धूल कण के मिलने के कारण यह अशुद्ध हो जाता है और इसका pH मान लगभग 5.5 हो जाता है, ठीक है। तो वह अम्लीय हो जाता है। इसकी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस वर्षा का मुख्य कारण SO2 तथा NO2 होता है। कुछ प्रमुख पदार्थों का pH मान देख लेते हैं। नींबू का 2.2 होता है, सिरका का 2.4, शराब का 2.8 होता है, टमाटर का 4 होता है, बियर का 5 होता है, कॉफी का 5.5 होता है, मूत्र का 5.5 से 7.5 होता है, दूध का 6.3 से होता है, और लाल का 6.5 से 7.5 तक होता है, रक्त का 7.4 होता है। 7 pH वाला विलयन उदासीन होता है। pH की गणना कैसे करते हैं? तो pH एक संख्यात्मक मापक है और यह किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन आयन को सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। pH, ठीक है, हाइड्रोजन का लघुगणक होता है। pH = log 1/H आयन होता है और इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं log H+, ठीक है। ये इसका न्यूमेरिकल दिया है pH मान निकालने के लिए, ठीक है। pH मान विलयन की प्रकृति और पदार्थ। pH मान 0 से 3.5 pH मान वाले जो होते हैं इस विलयन की प्रकृति प्रबल अम्ल होते हैं। ये शांत HCl का होता है पदार्थ का, और 3.5 से 7 के बीच जो होता है ये दुर्बल अम्ल होते हैं। 7 वाला उदासीन विलयन होता है, जैसे आंसू जल जिसका 7 मान होता है। 7 से अधिक और 10.5 से कम ये दुर्बल क्षार होते हैं। 10.5 या अधिक जब रहेगा तो प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जैसे सांद्र NaOH जो होता है। अब आइसोटोनिक देखेंगे। दो समान गाढ़े विलयन को आइसोटोनिक कहा जाता है। बफर विलयन वैसा विलयन जिसका pH नहीं बदलता है उसे बफर विलयन कहते हैं। इन्हें आपस में मिला देने से इसका pH नहीं बदलता, इसका लास्ट जो pH होता है ये नहीं बदलता है, वही रहता है pH मान। तो ये बफर है, एग्जाम्पल में दिया है, ये आपका बफर है, इनका pH मान नहीं बदलता है। हाइपो, इसका रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फाइड है और इसका प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं। अब लवण देखेंगे। एक अम्ल तथा एक क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इसके फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, ठीक है। इसके अभिक्रिया से जल बनते हैं, लवण तथा जल। तो HCl + NaOH एसिड है, HCl और NaOH क्या है? बेस है। दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ये NaCl + H2O जल और लवण बन रहा है, ठीक है। तो ये NaCl इसका उदाहरण है। लवण को विभिन्न प्रकार में बांटते हैं, जैसे साधारण लवण। इसमें क्या होता है? इसमें ना ही H होता है ना ही OH होता है, ये एकल चरण वाले होते हैं साधारण लवण। जैसे NaCl हो गया, NO2, CO3 हो गया, CuSO4 हो गया, K2SO4, Al2SO4 हॉल 3 हो गया, Na2SO4 हो गया, ये सभी साधारण लवण है। द्विव लवण क्या होता है? जब दो साधारण लवण को मिला दिया जाता है तो द्विव लवण का निर्माण होता है, जैसे K2SO4 Al2SO4 का हॉल 3 24H2O, पोटास एलम या फिटकरी। FeSO4 × NH4 हॉल ट्वाइस SO4 6H2O, ये मोहर लवण का सूत्र है। अम्लीय लवण क्या होता है? तो वैसा लवण जिसके बीच में एक H
H+ आयन उपस्थित हो अम्लीय लवण कहलाता है। जैसे NaHCO3, NaHSO4, NH4Cl। क्षारीय लवण, इस लवण के बीच में एक OH आयन उपस्थित रहता है, तो ये इसका एग्जाम्पल है CaOH, Cl, Na2CO3, CuCO3 और COOH, ये सभी हैं। कॉम्प्लेक्स लवण, ये जो लवण होते हैं जल में बहुत ही कम घुलनशील होते हैं, इनकी संरचना बहुत ही जटिल होती है, इनमें बड़े ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, जैसे AgNaCN का होल ट्वाइस, ये बड़े ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार मिलने पे उदासीन लवण बनता है। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार मिलेगा तो अम्लीय लवण, और दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार मिलेगा तो ये क्षारीय लवण बनता है। अब आगे देखेंगे कुछ समान लवण एवं उसके उपयोग देखेंगे, ठीक है। तो लवण है स्रोत और उपयोग, जैसे सोडियम क्लोराइड है अथवा साधारण नमक, तो इसका स्रोत क्या है? समुद्री जल, खारे जल की झीलें एवं खनिज के रूप में ये मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन की अभिक्रिया से भी प्राप्त होता है, और इसका उपयोग भोजन निर्माण एवं अचार के परिरक्षण के लिए करते हैं, और साथ ही अत्यधिक ठंडे देशों में जमे हुए बर्फ पिघलने के लिए करते हैं। बेकिंग सोडा एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिंग सोडा इसको कहते हैं। इसका स्रोत क्या है? यह आयनिक यौगिक है जो सोडियम या उनके ऑक्साइड को जल की क्रिया से प्राप्त करते हैं। सोडियम लवण में इसका उपयोग करते हैं कागज के निर्माण में, लकड़ी की लुगदी बनाने में, बॉक्साइड अयस्क के शोधन में और औद्योगिक सफाई अभिकर्ता के रूप में करते हैं। सोडियम कार्बोनेट तथा धोवन सोडा जो है, इसका जो प्राप्ति होती है, शुद्ध सोडियम कार्बोनेट श्वेत एवं गंधहीन चूर्ण होता है जो वायु से नमी को अवशोषण करता है। इसका जो स्वाद होता है तीक्ष्ण होता है, और यह अम्ल जल में क्षारीय विलयन होता है। इसका उपयोग करते हैं कांच, कागज, साबुन और बोरेक्स निर्माण में, ईंट निर्माण में, आर्द्रक अभिकर्ता के रूप में करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता के उपचार में, दंत मंजन में ये झाग जो होता है उसके रूप में इसका काम हो। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा बेकिंग सोडा, ठीक है। तो इसका उपयोग जो है इसका स्रोत है, यह श्वेत रवेदार ठोस होता है जो प्रायः बारीक चूर्ण जैसा दिखाई देता है। इसका उपयोग अग्निशमक में, भोजन निर्माण में, खमीर अभिकर्ता के रूप में करते हैं। ब्रेड, बंद आदि सेके हुए खाद्य पदार्थों तथा तले हुए भोजन के निर्माण में करते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, अथवा ब्लीचिंग पाउडर इसको कहते हैं। विरंजक चूर्ण CaOCl, Cl इसका फॉर्मूला होता है, और यह प्राप्त होता है यह कार्बनिक पदार्थों एवं धातुओं से दूर ठंडे एवं शुष्क स्थानों पर रखा जाता है। इसका उपयोग करते हैं स्विमिंग पूल होता है उसको साफ करने में, पेयजल के कुट्टानुरोधन में, कागज ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, क्लोरोफॉर्म तथा न सिकुड़ने वाले ऊन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमोहाइड्रेट, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 × 1/2H2 इसका होता है, और यह जिप्सम को जब 120 डिग्री गर्म करते हैं तो ये प्राप्त होता है। ये श्वेत चूर्ण है जिसमें जल मिलाने पर यह पुनः ठोस जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। टूटी हुई हड्डियों को उनके सही स्थान पर स्थिर रखने में इसका प्लास्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। गृह निर्माण में सतह को चिकना बनाने में, कागज ब्लीचिंग एजेंट के रूप में ऐसे करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, तो यह क्षारीय प्रकृति को रवेदार लवण होता है, और इसका रंग जो है श्वेत से लेकर मटमैल होता है। यह जल में घुलनशील एवं ज्वलनशील है तथा पदार्थ के दहन को तीव्र करता है। इसका उपयोग करते हैं टूटी हुई हड्डियों को उनके सही स्थान पर स्थिर करने में, प्लास्टर में, गृह निर्माण में, इन सभी में पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर है रेडियो सक्रियता। तो इसको देखेंगे। रेडियो सक्रियता वैसा पदार्थ जो स्वतः कुछ भेदी किरणों को छोड़ते हैं, रेडियो सक्रियता कहलाता है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। इसका मात्रक क्यूरी है। इसे GM काउंटर द्वारा मापते हैं। अल्फा, बीटा, गामा रेडियो सक्रियता किरणें हैं, इन्हें बैकुरल किरण भी कहते हैं। रेडियो सक्रियता का कारण है न्यूट्रॉनों का बढ़ जाना। रेडियो सक्रियता का कारण है न्यूट्रॉन के बढ़ने से नाभिक भारी हो जाता है, और भारी नाभिक अस्थायी होता है, ठीक है। ये अल्फा, बीटा, गामा किरणें हैं। अल्फा किरण, इसकी खोज हेनरी बैकुरल ने किया था, और यह हीलियम के नाभिक के समान होता है। इन पर धन आवेश होता है और यह सबसे भारी होती हैं। इनका चाल सबसे कम होता है और इन्हें वायु द्वारा रोका जाता है। ये जिस गैस से गुजरती हैं उसे आयनित तोड़ देती हैं। इसका जो द्रव्यमान है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। धन आवेशित होने के कारण यह कैथोड की ओर विचलित होती है, और इसका जो वेग है प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। बीटा किरण, इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था। यह इलेक्ट्रॉन के समान होता है और इन पर ऋण आवेश होता है। इसका द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन के द्रव्यमान पर 1/1837वां भाग होता है। इसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भी कहा जाता है, और इसे कैथोड किरण भी कहा जाता है। इसका जो वेग है प्रकाश वेग का 9/10वां भाग इसका वेग होता है। अब आगे है गामा किरण। तो गामा किरण, इसकी खोज बिलार्ड ने किया था। ये उदासीन तथा विद्युत चुंबकीय होते हैं। इसकी आवृत्ति ऊर्जा तथा भेदन क्षमता अधिक होती है। इसकी चाल जो प्रकाश के चाल के बराबर होती है। बीज भंडार में बीजों की सुरक्षा के लिए MRI मशीन में गामा किरण का प्रयोग होता है। समूह व्यवस्थापन का नियम, इस नियम को सोडी, बैजान तथा रसेल ने दिया था। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। पहला है जब किसी पदार्थ से गामा किरण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब किसी पदार्थ से अल्फा का निकलता है तो उसका परमाणु क्रमांक 2 अंक पीछे तथा द्रव्यमान संख्या 4 अंक पीछे चला जाता है, ठीक है। ये यूरेनियम देखिए 235 है, इसका जो है परमाणु क्रमांक 4 अंक पीछे चला गया है, 230 हो गया है। जब किसी पदार्थ से बीटा किरण निकलता है तो उसका परमाणु क्रमांक 1 अंक आगे चला जाता है, जबकि द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये यूरेनियम 235 देखिए, इसका द्रव्यमान संख्या उतना ही है, लेकिन इसका एक जो है परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जा रहा है। यहाँ भी था 1 बढ़ जाता है। अल्फा कण निकलता है तो उसका परमाणु क्रमांक 2 अंक पीछे जाता है, ठीक है। कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा बीटा का उत्सर्जन करते हुए अंतिम रूप से लेड सीसा का रूप ले लेता है और वह अस्थायी हो जाता है। संभारिक बनाने के लिए बीटा कण निकाला जाता है। जैसे यूरेनियम 235 से बीटा कण निकालते हैं तो बन जाता है। समस्थानिक प्राप्त करने के लिए 1 अल्फा और 2 बीटा कण निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है एग्जांपल, ये देख लीजिएगा। जब अल्फा तथा बीटा दोनों ही संख्या ज्ञात करनी हो तो अल्फा पहले क्या ज्ञात करते हैं? अल्फा ज्ञात करते हैं। ये सब न्यूमेरिकल है इसका। अर्ध आयुकाल, वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटित होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए उसे अर्ध आयुकाल कहा जाता है। इसे T1/2 द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। T1/2 द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पे जो लेमडा है ये विकसित नियतांक है। अर्ध आयुकाल रेडियो सक्रिय पदार्थ के प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल दिया है। अब आगे देखेंगे, सबका अर्ध आयुकाल निकाला गया है, देख लीजिए आप, अगर देखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा।
इसका एग्जाम में पूछता नहीं है। कृत्रिम रेडियो एक्टिव जो होता है, कृत्रिम रेडियो एक्टिव की खोज इरिन क्यूरी तथा इनके पति फ्रेडरिक जोलियट ने किया था। रेडियम तथा पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी तथा इनके पति प्यूरे क्यूरी ने किया था। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए 1903 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्यूरी होता है, हालांकि इसके अन्य मात्रक रदरफोर्ड तथा बैकुरल भी हैं। रेडियो एक्टिव जो होता है पदार्थों द्वारा उत्सर्जित विकिरण को मापने के लिए गाइमेर मूलर गणित का प्रयोग करते हैं। किसी भी पदार्थ के रेडियो एक्टिव होने का मुख्य कारण उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या का अधिक होना है, जिस कारण वह अस्थायी हो जाता है, तो रेडियो एक्टिव होगा। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ विकिरण उत्सर्जित करने के बाद अंततः सीसा में बदल जाता है। हाइड्रोजन को समस्थानिक ट्राइटेरियम सबसे हल्का रेडियो एक्टिव है। आयनन भी वो देखिए, सबसे ज्यादा अल्फा का होता है, फिर बीटा का, फिर गामा का। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव जो होता है सबसे ज्यादा अल्फा का, फिर बीटा का, फिर गामा का। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा का होता है, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। गति देखा जाए तो सबसे ज्यादा गामा की होती है और फिर बीटा की, फिर अल्फा की। इसका दिया है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा को देख लेते हैं। आवेश जो होता है अल्फा पे 2 इकाई धनावेश होता है, बीटा पर 1 इकाई ऋण आवेश होता है और गामा पर इस पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रकृति कैसी होती है? अल्फा की जो प्रकृति है यह हीलियम का नाभिक होता है और ये जो बीटा है ये इलेक्ट्रॉन होता है और गामा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। आयनन क्षमता यह जिस गैस से गुजरती है उसे आयनों में तोड़ देती है। बीटा क्या करती है? इसकी आयनन क्षमता अल्फा से कम होती है और गामा की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। वेग में तो इस अल्फा का वेग जो है लगभग प्रकाश के वेग से 10 गुना कम होता है, 1/10, और बीटा का वेग होता है लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, 9/10, और इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, गामा का होता है। ठीक है। अब नाभिकीय रसायन, इसमें नाभिक के विखंडन तथा संलयन का अध्ययन करते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया क्या है? तो नाभिकीय अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, तो इसमें क्या है? इस अभिक्रिया में 2 छोटे नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकालते हैं, तो इसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है प्रारंभ करने के लिए हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जिस कारण नाभिकीय संलयन पदार्थ होने पर पदार्थ अपनी चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया नियंत्रण में नहीं आ सकती। सूर्य, तारा तथा हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इसमें हाइड्रोजन का नाभिक हीलियम में परिवर्तित होता रहता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है। हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम विस्फोट के करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस कारण पहले परमाणु बम फोड़ा जाता है और उससे ऊर्जा प्राप्त करके हाइड्रोजन बम की संलयन अभिक्रिया प्रारंभ की जाती है। यही कारण है कि हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। नाभिकीय विखंडन, तो इसमें एक बड़ा नाभिक जो होता है 2 छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकालता है। नाभिकीय विखंडन में निकलने वाला विकिरण संलयन से अधिक खतरनाक होता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि नाभिकीय विखंडन अनियंत्रित हो गया तो वह परमाणु बम का रूप ले लेता है। परमाणु बम का आविष्कार जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु बम 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से परीक्षण किया था और भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण जो किया था 11 तथा 13 मई 1998 को शक्ति 98 नाम से किया था। परमाणु बम में ईंधन के रूप में यूरेनियम तथा पोलोनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है। परमाणु विकिरण से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की गोली खाया जाता है। परमाणु हमले में तेलचट्टा सुरक्षित बच जाता है। न्यूट्रॉन बम, यह बम केवल जीव जंतुओं पर प्रभाव डालता है। परमाणु रिएक्टर, इसका निर्माण नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर की जाती है। जिस स्थान पर परमाणु विखंडन की क्रिया कराई जाती है उसे परमाणु रिएक्टर कहते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर ट्राम्बे मुंबई में है, तो मुंबई में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में 1956 में अप्सरा को लगाया गया था। भारत का कामनी रिएक्टर कलपक्कम में है। परमाणु बिजली घर, यह नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। इसकी खोज फर्मी ने किया था। भारत का पहला परमाणु बिजली घर 1972 में महाराष्ट्र के तारापुर में लगाया गया था। परमाणु बिजली घर के मुख्य अंग सुरक्षा दीवार, यह कंक्रीट की बनी होती है। इसके अंदर विखंडन कराया जाता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। यूरेनियम को जलाने के लिए अनिवार्य रूप से जार्कोनियम का प्रयोग होता है। जार्कोनियम नहीं है, ये जर्कोनियम है। ठीक है, ये जर्कोनियम का प्रयोग होता है। जर्कोनियम रेडियो एक्टिव नहीं होता है और बिना ऑक्सीजन के जलता है। इसमें नियंत्रक छड़ होता है, तो विखंडन के फलस्वरूप उत्पन्न 3 न्यूट्रॉनों में से 2 न्यूट्रॉनों को यह छड़ सोख लेती है, जिस कारण यह विखंडन नियंत्रित हो जाता है। नियंत्रण के रूप में कैडमियम या बोरोन की छड़ का उपयोग करते हैं। मंदक, यह न्यूट्रॉनों की अत्यधिक तेज गति को घटा देता है। इसके लिए ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग करते हैं। जब ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं तो इसे पाइल कहते हैं। जब भारी जल का प्रयोग करते हैं तो इसे स्विमिंग पूल कहते हैं। शीतलक, परमाणु रिएक्टर को अत्यधिक ताप से बचाने के लिए द्रवित सोडियम या पोटेशियम का प्रयोग करते हैं, जिसे शीतलक कहा जाता है। एक अच्छे शीतलक में यह गुण होना चाहिए कि वह न्यूट्रॉनों को न अवशोषित करे। अब आगे है जर्कोनियम, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों की उपस्थिति में जलता है और यह परमाणु बिजली घर में अनिवार्य रूप से प्रयोग होता है। भारत का पहला परमाणु बिजली घर 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में लगाया गया था। यूएसए के सहयोग से लगाया गया था। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक की खोज बर्लिजियस नामक विद्वान ने किया था। उत्प्रेरक वैसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते, किंतु अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देते हैं, अर्थात अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक, वैसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में MnO2 है और Fe2 Fe है, ये सभी। ऋणात्मक उत्प्रेरक जो होता है, वैसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को घटा देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल C2H5OH, ग्लिसरॉल, एल्कोहल। ये उत्प्रेरक वर्धक, यह उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देता है, जो जैसे मोलिब्डेनियम जो होता है। उत्प्रेरक विष, यह उत्प्रेरक की क्षमता को घटा देता है, जैसे जल। सक्रियता ऊर्जा, किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को सक्रियता ऊर्जा कहते हैं। यह जितना अधिक होगा अभिक्रिया उतनी देर से होगी। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति बढ़ाने के लिए सक्रियता ऊर्जा को घटा देता है, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया को घटाने के लिए गति के लिए सक्रियता ऊर्जा को बढ़ा देता है। कुछ प्रमुख उत्प्रेरक लौह चूर्ण हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में, प्लेटिनम चूर्ण संपर्क विधि द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड बनाने में, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा H2SO4 बनाने में, गर्म एल्मुना अल्कोहल से ईथर बनाने में, निकेल वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में, इन्वर्टेज एंजाइम शर्करा से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज बनाने में, लैक्टिक अम्ल दूध से दही बनाने में, लैक्टिक वैसिली दूध से लैक्टिक एसिड बनाने में। जैव उर्वरक, वैसे उत्प्रेरक जो जैव उत्प्रेरक है, तो वैसे उत्प्रेरक जो शरीर में पहले से उपस्थित रहता है, ये जैव उत्प्रेरक कहलाता है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक है जो पाचन की क्रिया को तेज कर देता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अब आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया।
अब नेक्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें हम लोग भौतिक परिवर्तन देखेंगे। सबसे पहले तो भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे कपूर का ऊर्ध्वपातन, मोम का जलना गलना और जल का वाष्प या बर्फ में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन है। तो अब रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसे हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें कोई नया पदार्थ बनता है, जैसे लोहे का जंग लगना, पाचन, ईंधन का जलना, दूध से दही बनना, कपूर का जलना, ये सभी। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। उत्पाद अभिकारकों के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद बनता है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ये NaCl, ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तो पहला इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें निकाय का तापमान बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + हीट। विखंडन अभिक्रिया, जल में CO2 का घुलना, जल में चूना का घुलना, अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया, ये सभी है इसका उदाहरण है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप निकाय सिस्टम का तापमान घट जाए, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 + O2 + ऊष्मा, तो यहाँ 2NO हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, ये सभी इसका उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के स्थान को बदल देता है। एग्जाम्पल में देखें, Zn + H2SO4, तो ZnSO4 + H2 बनेगा। Zn + CaSO4, तो ZnSO4 + Ca बनेगा। Fe + CaSO4, तो FeSO4 + Ca बनेगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया देखेंगे, जब दोनों अभिकारक एक दूसरे का स्थान परस्पर बदल ले तो ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। AgCl + NaNO3 = ये रासायनिक क्रिया के बाद AgNO3 + NaCl बनेगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव हो, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पानी हो गया बर्फ, पानी से बर्फ, फिर बर्फ से पानी बनना। H2 + I2 = यहाँ पे 2Hi है, फिर N2 + O2 बन के 2NO बन गया है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव ना हो सके, अनुत्क्रमणीय कहलाता है। जैसे C + O2, तो CO2 बन गया, 2Mg + O2 2MgO बन गया। गैस सिद्धांत, गैसों का ना ही आकार होता है और ना ही उसका निश्चित आयतन होता है। गैसों के अणुओं के बीच लगने वाला जो अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, जिस कारण गैसों के परमाणु दूर दूर तक बिखरे होते हैं। परमाणुओं की संख्या के आधार पर गैसों का प्रकार। एक परमाणुीय गैस, इन गैसों में केवल एक ही परमाणु पाया जाता है। सभी अक्रिय गैस एक परमाणुक होते हैं। एग्जाम्पल है हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सभी। द्विपरमाणुक गैस, इन गैसों में 2 परमाणु पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, CO है। त्रिपरमाणु गैस, तो इन गैसों में 3 परमाणु पाए जाते हैं, जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, NO2 हो गया, O3 हो गया। बहुपरमाणुक गैस, इन गैसों में 3 से अधिक परमाणु होते हैं, जैसे CH4 NH4। आदर्श गैस वैसे गैस जो बर्तन के दीवारों पर किसी भी प्रकार का दाब या बल न लगाए, उसे आदर्श गैस कहते हैं। कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होता, बहुत कम दाब तथा उच्च तापमान पर CO2 H2 तथा N2 आदर्श गैस की तरह व्यवहार करता है। वास्तविक गैस वैसी गैस जो बर्तन के दीवारों पर बल तथा दाब आरोपित करे, वास्तविक गैस कहलाता है। सभी गैसें वास्तविक गैस होती हैं। किसी भी गैस में मुख्य 3 गुण पाए जाते हैं, दाब, ताप और आयतन। तो चार्ल्स का नियम आप देखेंगे, नियत दाब पर किसी गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है, अर्थात तापमान बढ़ाने पर आयतन भी बढ़ेगा। तो चार्ल्स टीवी देख रहा है, अर्थात यहाँ पे T समानुपाती है V के, यानी कि तापमान बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा। T = V × कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसका न्यूमेरिकल है, ये सब आगे देखते हैं। वॉयल का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दाब बढ़ाने के लिए आयतन घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ V जो है व्युत्क्रमानुपाती है दाब के, ठीक है। यहाँ पे समीकरण V1 × P1 = V2 × P2 हो जाएगा। अब ये भी न्यूमेरिकल है। अब देखेंगे गेलुसाक का नियम, इस नियम को दाब का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार नियत आयतन पर किसी गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है, अर्थात तापमान बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। तो P समानुपाती T है और तापमान बढ़ेगा यहाँ पे तो दाब भी यहाँ पे बढ़ेगा। आगे देखेंगे, ये गैस समीकरण दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। P1 × V1/T1 = P2 × V2/T2 होता है, ठीक है। ये अब एवोगाड्रो का नियम, स्थिर ताप एवं दाब पर समान आयतन में गैसों के मोलों की संख्या भी समान रहती है, अर्थात आयतन मोल के समानुपाती होता है, ठीक है। आयतन जो है मोल के समानुपाती होता है। V1/N1 = V2/N2 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे आदर्श गैस का समीकरण, PV = nRT होता है। PV = nRT, P जहाँ पे दाब है, V आयतन है, R गैस स्थिरांक है और R यहाँ पे R = 8.314 जूल है। N यहाँ पे मोलों की संख्या है। आदर्श गैस जो है चार्ल्स तथा बॉयल्स के नियमों का पालन करती है। HTP में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, जबकि दाब 1 atm लेते हैं। NTP समान या साधारण ताप एवं दाब, तो NTP पर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 atm लेते हैं। अब ये इसका न्यूमेरिकल है, ठीक है। आगे देख लेते हैं विसरण, तो गैसों में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक ऐसी गति होती है जो गैसों के कणों को एक दूसरे के समीप लाती है, इसी को विसरण गति कहते हैं। सुगंध या दुर्गंध विसरण के कारण ही फैलता है। हल्की गैस का विसरण अधिक होता है। ग्राहम का नियम, किसी गैस का विसरण दर उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये आयतन जो है भार के अनुकूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये इसका न्यूमेरिकल है। अब डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, यदि किसी बर्तन में कई प्रकार के गैस रखे गए हैं तो उन गैसों द्वारा लगाया गया कुल दाब उसमें उपस्थित विभिन्न गैसों द्वारा अलग अलग लगाए गए दाब के योग के बराबर होता है। हाइड्रोजन तथा क्लोरीन पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि यह आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेते हैं, तो इन पे ये नियम नहीं लागू होता। अब नेक्स्ट चैप्टर है जल, तो जल के बारे में देखेंगे। जल यहाँ पे कितने प्रकार के हैं, आसु जल, मृदु जल, कठोर जल और भारी जल होता है। कठोर जल 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी कठोरता वाला और अस्थायी कठोरता वाला। तो जल एक अकार्बनिक पदार्थ है,
इसकी संरचना जो होती है कोणीय होती है, इसका एंगल 104 डिग्री होता है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। इसका घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। इसका अनुभार जो है 18 होता है। आसुत जल क्या होता है? तो यह जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है और इसे सबसे शुद्धतम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल H2O पाया जाता है। इसमें 0 ppm होता है। यह आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है। इसका प्रयोग जो है बैटरी में घाव धोने में तथा इंजेक्शन इत्यादि में किया जाता है। आसुत जल का पानी से कोई फायदा नहीं है, इससे केवल प्यास बुझता है। वर्षा का जल भी आसुत जल है, किंतु वायुमंडल में यह धूल कण से मिलने के बाद अशुद्ध हो जाता है। वर्षा का जल 250 ppm होता है। मृदु जल, तो आसुत जल में उपयोगी तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम को मिला देने से मृदु जल बन जाता है। जैसे ये सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और ये पीने के लिए अच्छा होता है। मृदु जल 150 ppm का होता है। यह साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता है और इसकी कठोरता 0 से 60 mg पर लीटर होती है। कठोर जल, यह साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता परंतु डिटर्जेंट के साथ झाग बनाता है। ऐसे जल जो है तालाब तथा समुद्र में पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम मिले होते हैं। 2 प्रकार का होता है, अस्थायी और अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी जो होता है, यदि जल के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट मिले हुए हैं तो इसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। यह अधिक समय तक रहता है। इस कठोरता को दूर करने के लिए परम्यूरेट विधि, ठीक है, Al2SiGO का 8 है और H2O जियोलाइट तथा कालगन विधि के द्वारा तथा आसवन विधि को अपनाते हैं इसको दूर करने के लिए। अस्थायी कठोरता जो है, यदि जल के साथ साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट मिले हैं तो इसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। ये कठोरता अधिक समय तक नहीं रहती है, अतः हम लोग इसे आसानी से दूर कर सकते हैं। अस्थायी कठोरता को उबाल कर या कलार्क विधि द्वारा बुझा हुआ चूना जो होता है इसके द्वारा दूर किया जा सकता है। अस्थायी तथा अस्थायी दोनों कठोरता दूर करने के लिए एक सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट तथा पराबैंगनी किरण का प्रयोग करते हैं। शुद्धता का मात्रक जो होता है ppm होता है। यदि कठोरता 0 से 60 mg पर लीटर हो तो सॉफ्ट वाटर कहलाता है। यदि कठोरता 60 mg पर लीटर से ज्यादा हो तो वो हार्ड वाटर कहलाता है। अब भारी जल, यह ड्यूटेरियम D2O का ऑक्साइड होता है। इसका जो अनुभार होता है ये 20 होता है और इसका प्रयोग परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में होता है। इसका क्वथनांक 101.24 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी खोज यूरो ने किया था। जल के 6000 अणु में एक अणु भारी जल का होता है। अब आगे देखेंगे। इसका निर्माण उड़ीसा के तलचर में किया जाता है। इसका निर्माण 2 विधि द्वारा होता है। पहला है वैद्युत अपघटन विधि। एक इस्पात के बर्तन लेकर उसमें एक छिद्र कर लेते हैं और इसे माइनस वाले एक तार से बांध देते हैं। इसमें एक निकेल का छिद्र युक्त प्लेट लेकर डाल देते हैं और इसमें तार जोड़ देते हैं। इससे जल हल्का होकर बाहर निकल जाता है और भारी जल नीचे बैठ जाता है। जल में घुलनशील अशुद्धि को दूर करने की विधि अवसादन, छन्ना विधि, प्राभाजी आसवन। तो अवसादन जो होता है, इस विधि में जल को शांत करके छोड़ दिया जाता है जिससे कि अशुद्धि नीचे बैठ जाती है, जैसे जल तथा बालू। छन्ना विधि, इसमें किसी पतले कपड़ा द्वारा जल को छान लेते हैं जैसे चाय का छन्ना। प्रभाजी आसवन, इस विधि द्वारा वैसे द्रव को अलग करते हैं जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है जैसे पेट्रोलियम। वाष्पीकरण, तापमान मिलने के कारण जल भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। संघनन, जब वाष्पीकरण द्वारा बना भाप ठंडा होकर जल का रूप ले लेता है तो इसे संघनन कहते हैं। जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए अल्ट्रावायलेट किरण तथा क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अब अयस्क तथा धातु कण देखेंगे। तो सबसे पहले खनिज। खनिज क्या होता है? पृथ्वी के अंदर से पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिसमें किसी न किसी धातु की मात्रा हो, वह मानव के लिए उपयोगी हो, यह खनिज कहलाता है। अयस्क, खनिज में से वैसे खनिज जिससे कि धातु कम खर्च पर आसानी से प्राप्त हो सके तो ये अयस्क कहलाता है। सभी अयस्क जो होते हैं खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, ये अयस्क है और इसमें से हम लोग खनिज निकालते हैं। ठीक है, ये अयस्क है, खनिज निकालते हैं। सभी अयस्क जो होते हैं खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। धातु कण, अयस्क से धातु प्राप्त करने तक की संपूर्ण क्रिया को धातु कण कहते हैं और धातु कण जो होता है कई चरणों में पूरा किया जाता है। जैसे धातु कण देखिए इतने चरणों में है। पहले अयस्क का सांद्रण, फिर विभाजन, फिर निस्तापन, फिर धातु शोधन करते हैं। अयस्क के सांद्रण कैसे करते हैं? हाथ से चुनकर गुरुत्वीय द्वारा, चुंबकीय द्वारा, झाग फेन या प्लावन विधि के द्वारा करते हैं। अयस्क का सांद्रण देखते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि दूर करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। सांद्रण कई प्रकार का होता है, जैसे हाथ से चुनकर, फटक कर, चुंबकीय विधि द्वारा, झाग या फेन विधि द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा, अवसादन विधि, इन सभी के द्वारा। लौह अयस्क का सांद्रण चुंबकीय विधि द्वारा, जबकि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो होता है झाग विधि द्वारा होता है। गुरुत्वीय विधि, इस विधि द्वारा अयस्क को जल में डाल दिया जाता है जिस कारण अशुद्ध जल में अशुद्धियां जो है जल में घुल जाती है और धातु नीचे बैठ जाता है। चुंबकीय विधि जो है, इस विधि द्वारा अयस्क को चूर्ण बनाकर चुंबक के समीप ले जाते हैं जिससे कि धातु चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है और अशुद्धि दूर हो जाती है। झाग या फेन प्लावन विधि द्वारा, इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क को सांद्रित किया जाता है और इस विधि द्वारा अयस्क को चूर्ण बनाकर उसे जल में डाल देते हैं तथा तारपीन का तेल मिला देते हैं। इसके बाद उसमें वायु का तेज झोंका प्रवाहित करते हैं जिस कारण शुद्ध अयस्क जो है झाग के साथ बाहर आ जाता है और शुद्धियां नीचे बैठ जाती है। भर्जन जो होता है, सांद्रिक अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करता है जिसे भर्जन कहते हैं और भंजन, इससे सांद्रित अयस्क की गंदगी उड़ जाती है। निस्तापन जो है, भर्जित या सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, इस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। इसके बाद धातु प्राप्त हो जाता है। धातु शोधन, प्राप्त धातु में बाहर से कुछ गंदगियां होती है जिन्हें शुद्ध करने की क्रिया को धातु शोधन कहा जाता है। आगे देखेंगे मैट्रिक्स या गैंग। तो अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि होती है इसको गैंग कहते हैं। फ्लक्स, अयस्क की अशुद्धि को दूर करने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। धातुमल, अयस्क में उपस्थित गंदगी तथा बाहर से मिलाए गए फ्लक्स, इन दोनों को मिलाकर धातुमल कहा जाता है। धातुमल बराबर होता है गैंग प्लस फ्लक्स। तो इसमें देखिए SiO2 जो है गैंग है और CaO ये यहाँ पे फ्लक्स है और धातुमल है, कैल्शियम सिलिकेट ये बनता है। कुछ प्रमुख अयस्क देखेंगे तो एल्युमिनियम के अयस्क, बॉक्साइड होता है, डायस्पर होता है, कोरंडम होता है, क्रायोलाइट होता है। बॉक्साइड होता है Al2O3 × 2H2O, डायस्पर जो Al2O3 × H2O, कोरंडम जो होता है Al2O3 होता है और क्रायोलाइट Na3AiF6 होता है। कोरंडम को एल्मुना, नीलम, रूबी के नाम से भी जानते हैं। सोने का गलनांक घटाने के लिए सोनार क्रायोलाइट का प्रयोग करता है। ड्यूरेलियम एल्युमिनियम का अयस्क होता है और इसका जो प्रयोग है हवाई जहाज तथा कुकर बनाने में करते हैं। अत्यधिक शुद्ध एल्युमिनियम की प्राप्ति हुप विधि द्वारा होती है। सर्वाधिक बॉक्साइड उड़ीसा में है, कोराकुट उड़ीसा में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में और रेणुकूट जो है ये आपका यूपी में है। ये सभी एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कॉपर का देखेंगे यस, तो कॉपर पाइराइट CuFeS2, कॉपर ग्लास जो है Cu2S, क्यूप्राइट जो है Cu2O, मैलेकाइट CO3 का होल ट्वाइस टू CuOH का होल ट्वाइस, या ये CO3 है CuOH का होल ट्वाइस है। कॉपर
पायराइट कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क है। कॉपर के अयस्क प्रायः सल्फाइड अयस्क होते हैं, अतः सल्फाइड अयस्क का सांद्रण झाग प्लावन विधि द्वारा होता है। कैल्शियम का हो जाएगा जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इसका रासायनिक सूत्र है। मैग्नीशियम का एप्सम साल्ट होता है, MgSO4 7H2O। पोटेशियम का सिल्वाइन सोडा नाइटर होता है, ये इसका सूत्र है। सोडियम का नमक, धोवन सोडा, चिली साल्ट पीटर, सुहागा या बोरॉक्स, ये सभी होता है। सीसा या लेड का गैलेना होता है। चांदी का सिल्वर ग्लांस होता है। जिंक का जिंक ब्लेड होता है और जिंकाइट भी होता है। पारा का सिनेबार हो जाएगा। लोहा का मैग्नेटाइट, सिनेराइट, आयरन पायराइट, ये सभी होता है। इसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं। इसमें जो ये फॉर्मूला है ये आप लोग याद कर लीजिएगा, जरूर पूछ लेता है। बेरियम का विदराइट होता है। सोना का कैल्वेराइट होता है, सोना मुक्त अवस्था में होता है। पिंच ब्लेंड जो है यूरेनियम का अयस्क है। मोनाजाइट की यूरेनियम का अयस्क है, मोनाजाइट। यूरेनियम को आशा धातु कहते हैं और इसे येलो केक भी कहते हैं, ये सबसे महंगा पदार्थ है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। मिश्र धातु या दो से अधिक धातुओं को मिलाने से बनता है। मिश्र धातु में धातु का होना आवश्यक है। मिश्र धातु में अधातु को भी मिलाया जाता है। मिश्र धातु ठोस में ठोस का विलयन होता है। मिश्र धातु एक समान मिश्रण है। मिश्र धातु का जो गलनांक है उच्च होता है। मिश्र धातु जिन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उनमें उन पदार्थ का गुण नहीं पाया जाता है। कुछ मिश्र धातु कठोरता आ जाती है और कुछ मिश्र धातु में कठोरता घट जाती है। कुछ प्रमुख मिश्र धातु देखेंगे तो मिश्र धातु और अव्यय। पीतल में कॉपर होता है और जिंक होता है। कांसा में कॉपर होता है और टीन होता है। परसेंटेज आप लोग देख लीजिएगा। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल होता है। रोल गोल्ड में कॉपर और एल्यूमिनियम होता है। गन मेटल में कॉपर और जिंक, टीन ये होता है। टाइप मेटल में सीसा है और Sb+Sn होता है। टांका में Sn+Pb होता है। स्टील में लोहा प्लस कार्बन होता है। अब इस्पात की प्रत्यास्था जो होती है सर्वाधिक होती है। इस्पात बनाने के लिए लोहा में 0.5 से 1.5% तक कार्बन मिला दिया जाता है। कार्बन मिलाने से इस्पात की कठोरता बढ़ जाती है। जिस स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक होती है उसे हाई कार्बन स्टील कहते हैं। जैसे रेल की पटरी। गाड़ियों का गियर येलो स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग बर्तन या चाकू बनाने में करते हैं क्योंकि इस पर जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन से मिलकर बना होता है। स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए क्रोमियम इसमें मिलाया जाता है। स्टील उत्पादन की प्रमुख विधियां जो है LD प्रोसेस है, ओपन हेल्थ प्रोसेसर और बेस मेल्ट प्रोसेस होता है। एनीलिंग क्या होता है? इस्पात जब बनता है तब उसका तापमान गति उच्च रहता है, उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और इसी क्रिया को एनीलिंग कहा जाता है। अब हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखेंगे। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, उपचयन इसको कहते हैं। ऑक्सीडेशन का व्यवहारिक अर्थ देखा जाए तो खदड़ जाना या सड़ जाना होता है। लोहा का ऑक्सीडेशन जंग लगना कहलाता है, Fe2O3। और भूषण के ऑक्सीडेशन से उसके रंग उड़ जाते हैं। चांदी के चम्मच से अंडा खाने से चांदी का ऑक्सीडेशन हो जाता है और चांदी जो है काला पड़ जाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ठीक है। S+O2 = SO2, C+O2 CO2 हो जाएगा। तो यहाँ S का ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ N का ऑक्सीडेशन हुआ, N2+O2 तो 2NO हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की पहचान कैसे होगी? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सोडियम धनात्मक सदैव ऋणात्मक से जुड़ता है। ऋणात्मक तत्व से जुड़ना होगा यहाँ पे, फिर ऑक्सीजन से जुड़ना होगा। हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन संख्या का बढ़ना होता है। ऑक्सीडेशन की क्रिया एनोड पर होती है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उपचायक या ऑक्सीकारक, वैसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की क्रिया मदद करते हैं उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक कहते हैं। अधिकांश ऑक्सीकारक ऋणात्मक होते हैं। ऑक्सीकरण संख्या किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेशों की कुल संख्या को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। और मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये कुछ दिया ही नहीं। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने की विधि जो होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है। पर ऑक्साइड बनाने पर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर 1 हो जाता है, -1, ये -2 है। फर्स्ट ए समूह के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। सेकंड ए समूह के तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है और 7A के समूह वाले का ऑक्सीडेशन संख्या -1 होता है। फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन 0 होता है। सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा इनका भी 0 होता है, ठीक है। ये सब ऑक्सीडेशन निकालने के बारे में देख लीजिए आप। अब रिडक्शन या अवकरण, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होना अवकरण कहलाता है। रिडक्शन की निम्नलिखित पहचान है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। इसमें हाइड्रोजन से जुड़ना होगा, धनात्मक पदार्थ से जुड़ना होगा, ऑक्सीकरण संख्या का घट जाना होता है। इसमें विद्युत ऋणात्मक अव्यय के अनुपात में कमी होती है। इसमें विद्युत धनात्मक अव्यय के अनुपात में वृद्धि होती है। इसमें विद्युत धनात्मक अव्यय की कमी होती है। अवकरण की क्रिया कैथोड पर होती है। तो ये सब था। रिडक्सिंग एजेंट अवकारक या अपचायक, वैसे पदार्थ जो रिडक्शन की क्रिया में मदद करते हैं अवकारक कहलाते हैं या अधिकांशतः धनात्मक होते हैं। सभी धातु जो है अवकारक का काम करती है। H2+Cl2 = 2HCl होता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जब एक ही रिएक्शन में रिडक्शन तथा ऑक्सीडेशन दोनों होता है तो इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये है, देख लीजिए, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है तो ये इसका उदाहरण है रिडॉक्स रिएक्शन का। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बनिक रसायन, वह शाखा जिसमें कार्बन या उसके बड़े यौगिकों का अध्ययन होता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। जय शक्ति सिद्धांत, ब्रजीलियस ने इस सिद्धांत को दिया और कहा कि प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थों को नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए दैवीय शक्ति होती है। ब्रजीलियस का शिष्य ओहलक ने 1828 में अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो यूरिया बन गया। यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है। इसके बनने से जय शक्ति सिद्धांत का विखंडन हो गया। वर्तमान में 4 करोड़ से अधिक कार्बनिक यौगिक हो चुके हैं। चूंकि कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है, कार्बन में अपरूपता और समवेतता देखी जाती है। अपरूपता क्या होता है? एक ही तत्व के 2 या अधिक रूप को अपरूपता कहते हैं। जैसे ग्रेफाइट, हीरा कार्बन के अपरूप है। हीरा ग्रेफाइट के बारे में देखेंगे। हीरा जो होता है इसमें sp3 संक्रमण पाया जाता है, जबकि ग्रेफाइट में sp2 संक्रमण पाया जाता है। यह हीरा है विद्युत का कुचालक और ग्रेफाइट सुचालक होता है विद्युत का। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है और ग्रेफाइट भंगुर होता है। हीरा क्रिस्टलीय होता है और ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय होता है। समावयता, वैसे यौगिक जिनका सूत्र समान हो किंतु संरचना अलग होता है उन्हें समावयता कहते हैं। जैसे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, तो इनका जो सूत्र होता है ये समान होता है। C4H10 होता है, C4H10 दोनों का है, लेकिन इनका जो संरचना है ये अलग अलग है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये अलग अलग संरचना इनकी बनती है, इसलिए कहते हैं इसको। चलिए, हाइड्रोकार्बन, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित हो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये ईंधन का कार्य करते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त में एल्केन आ जाता है और असंतृप्त में एल्किन और एल्काइन आता है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्किन में हो जाएगा CnH2n और एल्काइन में -2 हो जाता है, CnH2n-2। एल्केन क्या है? यह सबसे कम क्रियाशील होता है, इसे पैराफिन कहते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, अतः यह क्रम क्रियाशील होता है।
कम क्रियाशील होता है। जैसे मीथेन हो गया CH4 का एक बॉन्ड का सब है। कोयला, खादान, दलदली भूमि, धान का खेत, जानवरों की जुगाली, प्राकृतिक गैस, इन सब में CNG, इन सब में क्या मीथेन पाया जाता है। कोयला खादान में मीथेन जब वायु से क्रिया करता है तो विस्फोट कर जाता है। यह दलदल वाले जगह पर पाया जाता है, इसे मार्स गैस कहते हैं। मीथेन के यौगिक जहरीले होते हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल जहरीली शराब, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी में जो हुआ था, भोपाल गैस में मिथाइल आइसोसाइनाइड जल से क्रिया कर लिया था और यह घटना 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इथेन C2H6 ये ज्वलनशील होता है। प्रोपेन का C3H8 होता है। ब्यूटेन का C4H10 होता है, सिगरेट के लाइटर में पाया जाता है। पेंटेन का C5H12 होता है। CNG क्या होता है, इसमें मीथेन को प्रेशर लगाकर भरा गया होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। LPG जो है, इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन मिला होता है। LPG रिसाव का पता लगने के लिए इसमें एक दुर्गंध युक्त गैस इथाइल मर्केप्टाइन का प्रयोग करते हैं। C2H5SH SH8 है। एल्कीन, इसमें डबल बॉन्ड होता है, यह एल्केन से अधिक क्रियाशील होता है। जैसे एथीन का C2H4, प्रोपीन C3H6 और ब्यूटीन का C4H8 है। एल्काइन ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है इसमें। जैसे एथाइन C2H2, प्रोपाइन C3H4, ब्यूटाइन, ये सभी हो गया C4H6। एल्काइन समूह देखें तो ये दूसरे यौगिक से आसानी से क्रिया कर लेते हैं। इनका सूत्र होता है CnH2n+1, इसे एल्काइल या एल्काइन कहा जाता है। मिथाइल का हो जाएगा CH3, एथाइल का C2H5, प्रोपाइल का C3H7। क्रियात्मक समूह, एल्कील से क्रिया करने वाले बाहरी यौगिकों को क्रियात्मक समूह कहते हैं। यह कई प्रकार का होता है, जैसे एल्कोहल OH होता है इसका, मिथाइल अल्कोहल CH3OH होता है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH होता है। हेलोजन जो होता है, मिथाइल आयोडाइड C2H5I हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड का CH3 ब्रोमाइड का Br। एल्डिहाइड समूह CHO होता है, तो ऐसे करके ये इथाइल एल्डिहाइड का C2H5 CHO होता है। और अब आगे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH इसका होता है फॉर्मूला। मिथाइल कार्बोलिक एसिड जब लिखते हैं तो HCOOH लिखते हैं। मिथाइल कार्बोलिक एसिड को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू के डंक फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ईथर का O होता है, ये देखिए ईथर डाइमिथाइल CH2O CH3, ये है डाइमिथाइल CH2 ही होगा वहाँ, ठीक है। अब कीटोन का होता है CO, तो डाई मिथाइल कीटोन ऐसे लिखते हैं CH3 CO CH3, ये सभी है, ठीक है। इथाइल मिथाइल कीटोन का C2H5 CO CH3 होता है। ये रिएक्शन चेंज रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब IUPAC के बारे में देखते हैं, तो यह रासायनिक यौगिकों के नामकरण की एक विधि है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। IUPAC लिखते समय इसके कुछ अलग नियम का पालन करना होता है। जैसे अल्कोहल का OH होता है तो OH के लिए जोड़ा जाता है, जैसे इसमें OH जोड़ देते हैं। एल्डिहाइड के लिए अल शब्द होता है, तो जैसे HCHO है तो मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब जोड़ते हैं। ईथर के लिए ऑक्सी जोड़ा जाता है, ऑक्सी अल्केन का, जैसे मेथॉक्सी मेथेन, एथॉक्सी एथेन, इथॉक्सी मेथेन, ये सभी होता है। ये अब आगे है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। अब देखेंगे, इस सारणी में सभी तत्वों को एक जगह रखा गया है ताकि अध्ययन की सुविधा हो। इन तत्वों को एक निश्चित नियम के अनुसार ही रखा जाता है। इसमें एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों का गुण आपस में समान होने लगते हैं। आवर्त सारणी बनाने का प्रथम प्रयास डोबेनियर ने किया था और इसने ट्रायोड नियम दिया था। इसे औसत नियम भी कहते हैं। डोबेनियर ने 3 तत्वों को इसके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया और बताया कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष 2 तत्वों का परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। जैसे लिथियम हो गया, सोडियम और पोटेशियम हो गया, तो यहाँ पे क्या परमाणु भार के औसत का, तो जो 2 यहाँ पे तत्व है इसके परमाणु भार के औसत को जोड़ दिए हैं, तो ये देखिए इस सोडियम का परमाणु द्रव्यमान निकल गया है। यह नियम भारी तत्वों पर लागू नहीं होता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, इसके अनुसार प्रत्येक 8 तत्वों के बाद तत्व जो है समान गुण दर्शाने लगते हैं। न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या मात्र 56 थी। सर्वप्रथम न्यूलैंड्स ने बताया कि तत्वों के परमाणु भार तथा इसके गुणों के कुछ संबंध हैं। न्यूलैंड तथा डोवेनियर दोनों के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। और मेडली का आवर्त सारणी देखेंगे, यह आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु भार के आवर्त फलन के अर्थात परमाणु भार के आधार पर सजाया गया और इसमें 7 आवर्त तथा 9 वर्ग थे। मेडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी में इन तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया, जिसकी खोज अभी नहीं हुई थी। मेडलिफ ने हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया, अतः इसे आवारा तत्व कहा। आवर्त सारणी बनाने में पहली सफलता मेडलिफ को मिली, अतः मेडलिफ की आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मेडलिफ को आवर्त सारणी का जनक। तो मेडलिफ की आवर्त सारणी के दोष क्या है? इसके आवर्त सारणी में समस्थानी के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रख दिया जाता है तथा असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में गलती थी। हाइड्रोजन के लिए निश्चित स्थान नहीं था। हाइड्रोजन को कभी वर्ग 1A में तो कभी वर्ग 7A के अंतर्गत रखा गया। अब मोस्ले का आवर्त सारणी, मोस्ले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। मोस्ले ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया। इनमें 7 आवर्त तथा 18 वर्ग थे। आधुनिक आवर्त सारणी में इन 18 वर्गों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ये 4 ब्लॉक है SDPF, ये ब्लॉक में बांटा गया है। इस ब्लॉक में क्या है, यह आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर स्थित है और इसमें क्षारीय मृदा धातु को रखा गया है। ये आसानी से टूट जाते हैं। इनके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन इस उप कक्षा में प्रवेश किया रहता है। इसमें अंतिम कुल 13 तत्व आते हैं। P ब्लॉक, इसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों आते हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन उप कक्षा में प्रवेश किया रहता है। इसमें कुल 34 तत्व हैं। इस ब्लॉक में कुछ स्थान खाली है जो भविष्य के तत्वों के लिए छोड़ दिया गया है। इस ब्लॉक में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जो उपधातु को दर्शाती है। D ब्लॉक क्या है, तो D ब्लॉक में इसमें संक्रमण धातुओं को रखा जाता है। इसकी संयोजकता बदलती रहती है। रंगीन यौगिक बनाते हैं। इसमें 40 तत्वों को रखा गया है। यह सबसे बड़ा ब्लॉक है और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन D उप कक्षा में प्रवेश किया रहता है। ए ब्लॉक के सभी पदार्थ रेडियो एक्टिव होते हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एक उप कक्षा में प्रवेश किया रहता है। इसमें 28 तत्व होते हैं। इसमें अत्यधिक रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इन्हें D ब्लॉक से काटकर बनाया गया है। इन्हें 2 श्रेणियों में बांटते हैं, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट। लेंथेनाइट 58 से लेकर 71 तक तत्व इसमें आते हैं और एक्टेनाइट में 90 से 103 क्रमांक वाले तत्व आते हैं। वर्ग के आधार पर तत्वों की विशेषता, किसी वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के गुण आपस में समान होते हैं। आवर्तों की विशेषताएं, यदि प्रथम आवर्त में हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक आवर्त जो है 4 धातु से शुरू होता है तथा अक्रिय गैस से समाप्त होता है। ठीक है, 2 8 8 18 18 32 जो है ये नंबर, ये मैजिक नंबर कहा जाता है। मैजिक नंबर 288, इसको मैजिक नंबर कहा जाता है। मैजिक नंबर का प्रयोग करके एक ही वर्ग के अंतर्गत उपस्थित सभी तत्वों का परमाणु संख्या ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए 4 धातु है, 0 ग्रुप इसको कहते हैं इसको। तो ये हाइड्रोजन है, फिर हीलियम, लिथियम, ये सब नियॉन इसके बारे में दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। किसी तत्व का वर्ग निकालने के लिए जिस आवर्त में वह तत्व रहे उससे ऊपर वाले अक्रिय गैस को घटा देते हैं। उदाहरण Zn बराबर 30 - 18 = 12 होता है। ठीक है, घटा रहे हैं।
आवर्त संख्या 2 और 3 के बीच में 10 तत्वों को छोड़कर आगे चला जाता है। जब भी हम आवर्त संख्या के 2 और 3 तत्वों को निकालते हैं तो उसमें 10 जोड़ देते हैं। उदाहरण जैसे क्लोरीन में 17 माइनस 10 किए, फिर 10 जोड़ दिया, 17 हो गया। तत्वों का ब्लॉक, आवर्त तथा वर्ग ज्ञात करना। इस ब्लॉक के तत्व, इसकी स्थिति ज्ञात करने की विधि सबसे सरल होती है। ऊपर की संख्या वर्ग को दर्शाती है जबकि नीचे की संख्या आवर्त होती है। ठीक है, तो ये सोडियम का दिया हुआ है, कैल्शियम का दिया हुआ है। पी ब्लॉक के तत्वों की स्थिति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम आवर्त में अवस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़कर इसमें 10 जोड़ देते हैं, जिससे हमें वर्ग संख्या मिल जाता है, जैसे इसमें दिया हुआ है। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों की स्थिति, इसमें डी ब्लॉक के तत्वों का वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए उसके ठीक पहले वाले अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक घटा देते हैं। ठीक है, ये वर्ग 1 में कौन कौन है? हेलिना, करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद। एच हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सभी दिया हुआ है। देखो हाइड्रोजन, इसे आवारा तत्व कहते हैं, सबसे हल्की गैस है। लिथियम में सबसे हल्की गैस है, धातु है। सोडियम, इसे चाकू से काटा जाता है या तंत्रिका में आवेग भेजने तथा रक्त के जमाव का पता लगाने के लिए काम आता है। नोट, सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सीजियम, इसका प्रयोग जो है परमाणु घड़ी में किया जाता है। ठीक है, वर्ग 2 में ये सारे तत्व हैं। बेटा मांगे, कन्या सुंदर, बाप राजी, ये है वर्ग 2 का। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोरोफिल तथा कैमरे की फ्लैश लाइट में काम आता है। कैल्शियम, हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। रेडियम, रेडियो एक्टिव होता है, इसकी खोज मैडम क्यूरी ने किया था। डी ब्लॉक के तत्व जो है रंगीन होते हैं। रंगीन यौगिकों के ट्रिक है। ग्रीन से क्रोफासा, ब्लू कप में गुलाबी मन। ठीक है, जैसे FeSO4 को हरा कहते हैं, CuSO4 नीला है, KMnO4 को लाल दवा कहा जाता है। ये वर्ग 13 का है। वर्ग 13 में ये बाल जयंती, बी से बोरॉन, इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। एल्युमिनियम, इसका ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, यह अपने जंग के द्वारा संरक्षित होता है। मिठाइयों के ऊपर चांदी की परत एल्युमिनियम की बनी होती है। भोजन पैक करने वाला डिब्बा एल्युमिनियम का होता है। डिब्बे में पैक भोजन की रक्षा के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह ये सारा वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, वर्ग 13 हो गया। वर्ग 14, ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए। वर्ग 14 में कौन कौन तत्व है? ये है काजोल, सीए, जिंस, सनी, फारे। ये इसका मतलब ट्रिक है, सब दिया हुआ। कार्बन हो गया सी से। कार्बन, इसमें श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। इसमें धातु तथा अधातु दोनों गुण देखे जाते हैं। सिलिकॉन यह सबसे प्रमुख अर्धचालक है। टीन जो है मिश्र धातु बनाने काम आता है। पीबी, लेड जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटन के बाद लेड का रूप लेता है। सीसा एक अस्थायी तत्व है। वर्ग 15 में नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिकाऊ। तो एन से यहाँ नाइट्रोजन है, यह आग पर नियंत्रण करता है। वाहनों के टायर में इसी गैस को भरा जाता है। चिप्स के पैकेट में भी नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। फास्फोरस, हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है। जानवरों के हड्डियों से फास्फेट उर्वरक बनाए जाते हैं। सफेद फास्फोरस जब क्रियाशील होता है तो इसे पीला फास्फोरस कहते हैं। इन दोनों को जल में रखते हैं। सबसे अस्थायी जो है लाल फास्फोरस होता है, इसे माचिस के नोक पर लगाते हैं। ये जहरीला पदार्थ के प्रभाव को कम कर देता है। आर्सेनिक, यह जल प्रदूषण करती है। इसकी अधिकता से व्हाइट फूड हो जाता है। व्हाइट फूड, नदियों के किनारे बसे शहर के आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है। एंटीमनी तथा बिस्मथ, ये दोनों उपधातु हैं। वर्ग 16 में जो तत्व हैं, इस वर्ग के तत्व अयस्क में उपस्थित रहते हैं, जिस कारण इस वर्ग को कैलोजन कहा जाता है। तो इसका है और स्टाइल से टिपो। इसका है ऑक्सीजन जो है चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। आग जलाने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। जर्कोनियम बिना ऑक्सीजन में ही जल जाता है। सल्फर, इसे गंधक कहते हैं, ये बारूद बनाने के काम आता है। पोलेनियम, इसके सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक होते हैं। वर्ग 17 में इस समूह के तत्व नमक निर्माण करते हैं, अतः इसे समुद्र का हैलोजन कहते हैं। इसका ट्रिक है फिर कल बाहर आई अंटी। तो फ्लोरीन, यहाँ पे इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। यह दांत झड़ा देता है। क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है, रंग उड़ा देता है तथा जल को शुद्ध करता है। ब्रोमीन, शीशे के पीछे इसका कलय किया जाता है। आयोडीन जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। वर्ग 13 जो है इसे शून्य समूह कहते हैं। हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, तो हीलियम इसमें आता है। हीलियम जो है इसका भार हाइड्रोजन से अधिक होता है, किंतु यह किसी से क्रिया नहीं करता है, जिस कारण वायुयान के टायर में इसे भरा जाता है। ऑक्सीजन बहुत भारी गैस है, इसमें हीलियम मिलाकर हल्का कर दिया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में भरा जाता है। नियोन जो है रंगीन प्रकाश देती है और विद्युत टेस्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। आर्गन जो है अक्रिय गैसों में इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। मरकरी में आर्गन गैस भरा जाता है। जेनॉन, यह उच्च ताप पर यौगिक बना लेता है, अतः इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। रेडॉन जो है यह सबसे भारी गैस है और यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ज्वालामुखी विस्फोट के समय रेडॉन गैस निकलती है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट चैप्टर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग सबका यूज देखेंगे। साबुन, साबुन जो होता है यह सोडियम पोटेशियम का वसीय अम्ल होता है। साबुन तथा डिटर्जेंट को जब पानी में घोलते हैं तो वह जल के पृष्ठ तनाव को घटा देता है। साबुन या डिटर्जेंट को जब जल में घोलते हैं तो इसके द्वारा बने झाग को माइसेल कहा जाता है। साबुन को जल्दी गलने से बचाने के लिए नमक का प्रयोग करते हैं। साबुन के झाग को सुखाने से बचाने के लिए ग्लिसरॉल मिलाते हैं। साबुन अधिक झाग दे इसके लिए रेजिन मिलाते हैं। साबुन में 10% जल मिलाते हैं। इसमें साबुन, इससे क्या होता है, साबुन जो है चिटकता नहीं है। साबुन में सल्फोनिक अम्ल मिले होने के कारण आंख में जलन होने लगती है। साबुन में क्षार नहीं पाया जाता है, कठोर जल के साथ झाग नहीं देता, किंतु डिटर्जेंट जो होती है कठोर जल के साथ झाग देती है। विस्फोटक पदार्थ, वैसे पदार्थ जिसमें अचानक दहन हो जाता है विस्फोटक कहलाता है। तो डायनामाइट, इसकी खोज जो है अल्फ्रेड नेबल ने किया था। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन भरा होता था, किंतु आधुनिक डायनामाइट में सोडियम नाइट्रेट भरा होता है। TNT है जो, यह एक विस्फोटक है और यह जो है H2SO4 तथा HNO3 के क्रिया करने से बनता है। TNG, इसे पिक्लिक अम्ल कहते हैं। Cl20, इसे चाइना लेक 20 कहा जाता है और ये बहुत ही खतरनाक विस्फोटक है। RDX जो होता है इसे प्लास्टिक बम भी कहते हैं। इस बम से उष्मा अधिक निकलती है और आग लग जाती है। ID, इसका प्रयोग वाहन को उड़ाने के लिए आतंकवादी करते हैं। बारूद या गन पाउडर या नाइट्रेट, सल्फर तथा चारकोल का बना होता है। इसका प्रयोग जो है बंदूक के कारतूस तथा पटाखा बनाने में करते हैं। सीरिया में सेरिन गैस का प्रयोग हो रहा है, इसे गरीबों का परमाणु बम कहते हैं। गैसोहोल का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। गैसोलीन में पेट्रोल प्लस एल्कोहल होता है और गैसोहॉल में गैसोलीन प्लस इथाइल एल्कोहल होता है। उर्वरक के बारे में देखेंगे। यह भूमि के पैदावार क्षमता को बढ़ा देता है। उर्वरता क्षमता बनाए रखने के लिए NPK का जो अनुपात है 4:2:1 होता है, उपयोग करते हैं। जो खेत में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति अमोनियम नाइट्रेट तथा यूरिया के द्वारा होती है। फास्फोरस की पूर्ति जानवरों की हड्डियों द्वारा होती है। बीज बोते समय फास्फोरस की मात्रा बढ़ा दी जाती है। सीमेंट या कैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनेट का बना होता है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट होते हैं। सीमेंट के अव्यय सिलिका तथा चूना पत्थर सीमेंट के मुख्य अव्यय होते हैं। एल्युमिना सीमेंट को जल्दी जमा देता है। आयरन ऑक्साइड मजबूती प्रदान करता है। मैग्नीज दरार पड़ने से रोकता है। जिप्सम जो है जल्दी सूखने से रोकता है। ठीक है, इसका चूसिए आम जी। चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिना और आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज और जिप्सम। सीमेंट दो प्रकार के होते हैं, OPC और PPC। OPC जो होता है
ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जल्दबाजी में काम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके थैले पर काला रंग का मुहर लगा रहता है। साधारणतः घरों में ओपीसी सीमेंट का प्रयोग होता है। इसकी सूखने और मजबूती की दर जल्दी होती है। इसे 3 तरह का ग्रेड होता है। साधारण कार्य करने के लिए 33 ग्रेड, छत ढालने के लिए 43 और पिलर खड़ा करने के लिए 53 ग्रेड होता है। सबसे मजबूत होता है। पीपीसी सीमेंट जो होता है इसमें फ्लाई एश राख का प्रयोग करते हैं। इसके थैले पर लाल रंग की मुहर लगी होती है। इसके सूखने और मजबूती की दर लंबी होती है। इसमें कोई ग्रेड नहीं होता है। कीटनाशक ये हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। जैसे बेंजीन जो है यह एरोमेटिक बंद श्रृंखला वाला होता है। बेंजीन जो है फिनॉल, बेंजीन की क्रिया अल्कोहल से कराने पर फिनॉल बनता है और यह कीटनाशक है। ये है डीडीटी। इसका प्रयोग कीटनाशक की तरह करते हैं। नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव के कारण इसका उपयोग सीमित किया जा रहा है। बीएचसी इसे गैमैक्सिन कहा जाता है। यह बहुत ही घातक कीटनाशक है। ब्लीचिंग पाउडर इसका प्रयोग जल को साफ करने तथा रंग उड़ाने में करते हैं। नमकीन तथा चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा होता है। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। अचार को सुरक्षित रखने के लिए नमक का प्रयोग करते हैं। कांच इसे अतिशीतित द्रव कहा जाता है। इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। यह धीरे धीरे ठंडा होता है। कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया अविलीकरण कहलाता है। कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच ठीक है, आगे देखेंगे। कांच एक मिश्रण है। इसका रासायनिक जो सूत्र है ये निश्चित नहीं होता है। कांच का दर्पण बनाया जाता है। दर्पण बनाने के लिए ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। दर्पण के पीछे सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगाया जाता है, जिस कारण दर्पण को रजत दर्पण कहा जाता है। फोटोग्राफी प्लेट बनाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। चुनाव चिन्ह की स्याही बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। शीशा में विभिन्न यौगिकों को मिलाकर उन्हें रंग प्रदान किया जाता है। कांच का रंग दिया है कोबाल्ट ऑक्साइड का गहरा नीला, कैडमियम सल्फेट पीला, क्यूप्रिक ऑक्साइड सियान या पीकॉक ब्लू, क्रोमियम ऑक्साइड हरा होता है। विभिन्न प्रकार के कांच, फ्लिंट कांच या पोटास लेड चूना होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे कैमरा, दूरबीन, विद्युत बल्ब बनाते हैं और इस कांच में पोटेशियम मिला होता है। पायरेक्स कांच इसमें सिलिका और बोरिक एनहाइड्राइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रयोग प्रयोगशाला के उच्च कोटि के उपकरण बनाने में किया जाता है जो तापमान सह सकते हैं। इसमें सोडियम मिलाया जाता है। सोडा कांच इससे दैनिक प्रयोग में होने वाले कांच के बर्तनों को बनाया जाता है। क्रूक्स कांच, इस कांच में सीजियम ऑक्साइड पाया जाता है। इसका प्रयोग धूप चश्मा में किया जाता है। प्रकाशिक कांच, इससे पावर वाले चश्मा बनाए जाते हैं। पोटास कांच या अत्यधिक तापमान को सह सकता है। रेशेदार या परतदार कांच या बुलेट प्रूफ होता है। ईंधन वैसी वस्तु जो जलने पर उष्मा तथा प्रकाश देती ईंधन कहलाती है। एक अच्छे ईंधन के लिए उसका उष्मीय मान अधिक होना चाहिए। ज्वलन ताप वह तापमान जिस पर कोई ईंधन जलना प्रारंभ कर दे, ये ज्वलन ताप कहलाता है। एक अच्छे ईंधन के लिए ज्वलन ताप न तो अधिक होना चाहिए और न ही कम। कोयले का भंजन, कोयले को जब 1300 डिग्री सेल्सियस पर वायु के नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भंजन कहा जाता है और इस क्रिया से इससे जो उत्पाद निकलता है, गैस हो गया, भाप गैस, कोल गैस, कोल तार, ये सभी मिलता है। तो कोयला का भंजन 1300 डिग्री सेल्सियस पर किया जा रहा है, तो इससे कोल गैस, कोक होता है। कोक को गर्म करेंगे तो ये सभी उत्पाद निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब कोल गैस। कोल गैस इसकी प्राप्ति कोयले के भंजन से होती है। इसमें हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। कोक जो है कार्बन का ही ईंधन होता है। इसमें 95% कार्बन पाया जाता है, किंतु यह कोयला से अच्छा ईंधन होता है। जब कोक को हम लोग जब तापमान देते हैं तो यह गर्म कोक हो जाता है। उत्पाद गैस, जब गर्म कोक के ऊपर वायु को प्रवाहित किया जाता है तो उत्पाद गैस बनता है और इसे वायु अंगार भी गैस कहते हैं। वाटर गैस, जब गर्म कोक पर जल प्रवाहित किया जाता है तो इसकी प्राप्ति होती है। इसे भाप अंगार गैस भी कहते हैं। कोयला तो यह जीवाश्म ईंधन है। इसका निर्माण तब होता है जब जीव जंतुओं का अवशेष अवसादी चट्टान के बीच दब जाए, तब कोयला बनता है। कोयला 4 प्रकार के होता है, एवी, लिपि, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइड जो होता है इसमें 90% कार्बन होता है और यह सबसे सर्वोत्तम कोयला है। सर्वाधिक एंथ्रासाइड कोयला चीन के पास है। भारत में इसकी प्राप्ति जम्मू कश्मीर से होती है। बिटुमिनस इसे डामर कोयला, घरेलू कोयला, मुलायम कोयला कहते हैं। भारत तथा विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है। इस कोयला में कार्बन लगभग 85% पाया जाता है। लिग्नाइट इसे भूरा कोयला कहते हैं। इसमें कार्बन लगभग 75% पाया जाता है। पीट कोयला यह सबसे घटिया कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 50% होती है। पेट्रोलियम यह सादी चट्टानों से बना या काले गाढ़े रंग का पदार्थ होता है। इसे प्रभावी आसवन द्वारा साफ किया जाता है। इससे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि निकलते हैं। गैसोलीन या पेट्रोल, यह पेट्रोलियम से प्राप्त एक तरल उत्पन्न होता है और इसमें कई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए आइसो ऑक्टेन, टॉलुइन, बेंजीन भी मिलाया जाता है। आगे देखेंगे डीजल। तो यह इंजनों में प्रयोग किया जाने वाला द्रव होता है जो पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन से प्राप्त किया जाता है। जब आंतरिक दहन इंजनों में डीजल जलता है तो अनेक गैस निकलती है, जिसमें से कुछ स्वास्थ्य के लिए विशेष हानिकारक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग करते हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल की तुलना में कुछ सस्ता होता है तथा भारी वाहनों को खींचने के लिए अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे वाहनों की कुल ईंधन खपत में कमी आती है। अब आगे देखेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस। प्राकृतिक गैस से प्रोपेन और ब्यूटेन को अत्यधिक दाब से द्रवित करके घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से इसमें मर्क कैप्टन नामक दुर्गंध युक्त यौगिक मिलाते हैं, जिससे गैस रिसाव का पता लग सके। संपीड़ित प्राकृतिक गैस प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ज्वलनशील गैस अधिक दबाव के कारण जब तरल अवस्था में आ जाती है तो इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। सीएनजी प्राकृतिक गैस का संपीड़ित रूप है, जिसे 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है, जिससे यह कम स्थान घेरती है और उचित दबाव के साथ इंजन के दहन प्रकोष्ठ में प्रवेश कर सके। संपीड़ित करने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन काफी कम हो जाता है, अतः सीएनजी कम प्रदूषण करती है। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की तुलना में सीएनजी से कम खर्च होता है तथा पेट्रोल और डीजल की तुलना में यह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसों का उत्सर्जन भी कम करती है। हरित डीजल या बायोडीजल, यह नवीकरणीय डीजल होता है। ये जैविक स्रोतों के प्रभावी आसवन से प्राप्त होता है। कैनोला, जेट्रोपा, सैलिकॉर्निया, रतनजोत, रोपसीड आदि पौधों से हरित डीजल की प्राप्ति होती है। यह उच्च कोटि का डीजल है, जिसे यूरो 4 मानक की मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत वातावरणीय प्रदूषण भी कम करता है। गैसोहोल, इसका प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसकी प्राप्ति पेट्रोल में एल्कोहल मिलाने से होती है। इसमें एल्कोहल मिलाने से गैसोहोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है, अतः गैसोहोल की क्षमता पेट्रोल और डीजल से उच्च हो जाती है। गैसोहोल अधिक सस्ती, पर्यावरण के लिए कम नुकसानदायक होता है और क्योंकि यह पेट्रोल डीजल की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड कम करती है। गैसोलीन, पेट्रोल में एल्कोहल मिला देने से गैसोलीन प्राप्त होता है। अब उष्मीय मान, 1 ग्राम ईंधन के जलने से जितनी उष्मा निकलती है उसे उष्मीय मान कहते हैं। सर्वाधिक उष्मीय मान हाइड्रोजन का होता है। उष्मीय मान को किलो जूल पर ग्राम में मापते हैं। लकड़ी का उष्मीय मान 17 होता है, कोयला का 30, चारकोल का 33, केरोसिन का 48, पेट्रोल का 50, एलपीजी का 50, मीथेन का 55, सीएनजी का 55, हाइड्रोजन का 150 होता है। हाइड्रोजन जब जलता है तो थोड़ा सा भी प्रदूषण नहीं करता, किंतु इसे जलाने के लिए -256 डिग्री टेम्परेचर करना होता है।
हाइड्रोजन को जलाने के लिए इसके साथ ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसका प्रयोग जो है रॉकेट में करते हैं। प्रणोदक क्या होता है? तो रॉकेट में प्रयोग होने वाला ईंधन को प्रणोदक कहते हैं। प्रणोदक के रूप में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की शुद्धता को ऑक्टेन संख्या मापते हैं। C10 क्या होता है? तो डीजल की शुद्धता को C10 संख्या में मापा जाता है। अपस्फोटन ईंधन से आने वाली खटखटाहट की आवाज को अपस्फोटन कहा जाता है। अपस्फोटन को काम करने के लिए पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड मिला देते हैं, किंतु इसमें सीसा प्रदूषण होने लगता है। वसा और तेल, वसा तथा तेल जो है ग्लिसरॉल की लंबी श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के ट्राइएस्टर होते हैं जो ग्लिसराइड कहलाते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से वसा तथा तेल में कोई अंतर नहीं है, किंतु साधारण ताप पर वसा ठोस होता है और तेल जो होता है द्रव होता है। तेलों में वसा की अपेक्षा असंतृप्त अम्लों के ग्लिसराइड का अनुपात अधिक होता है। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाद्य वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदल दिए जाते हैं। मोम उच्च वसीय अम्लों तथा उच्च मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एस्टरों को मोम कहा जाता है। कुछ मोम में कोलेस्ट्रॉल के एस्टर भी पाए जाते हैं। मोम का क्षारीय जल जो है अपघटन करने से साबुन व उच्च मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है। मोम के प्रकार, मोम के निम्नलिखित प्रकार है। मधुमक्खी का मोम, यह मोम जो होता है मधुमक्खी से प्राप्त होता है तथा इसका मुख्य अवयव मिरासिल पामिटेट होता है। इस मोम का उपयोग बूट पालिश स्याही के निर्माण तथा मॉडल आदि बनाने के लिए किया जाता है। स्पर्म में सिटी मोम, यह मोम स्पर्म वेल से बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसका मुख्य अवयव सेटिल पामिटेट होता है और इस मोम का उपयोग औषधियां तथा प्रसाधन सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। कार्नोबा मोम जो होता है यह मोम ब्राजील में पाया जाता है, पाए जाने वाले ताड़ के पत्तों से प्राप्त करते हैं और इसका मुख्य अवयव मिरेसिल सिरोटोट होता है। इस मोम का उपयोग बूट पालिश स्याही आदि बनाने में करते हैं। पैराफिन मोम यह उच्च एल्केन्स का मिश्रण होता है जो पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन पर प्राप्त होता है। अब बहुलक जो होता है उच्च अनुभार वाले पदार्थ होते हैं जो साधारण अणु अर्थात एकलक के अनेक अणुओं के आपस में जुड़ने से बनते हैं। यह क्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। और बहुलकीकरण जो होता है यह प्रक्रिया है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में छोटे एवं सरल अणु आपस में जुड़कर एक भारी एवं बृहद अणु का निर्माण करते हैं। इन छोटे अणुओं को एकलक एवं बने हुए परिणामी बड़े अणु को बहुलक कहा जाता है। उदाहरण के लिए दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी पॉलीथीन वास्तव में पॉलीइथिलीन नामक एक बहुलक है जो एथिलीन अणुओं को बहुलकीकरण करने से बना होता है। इसके अतिरिक्त पॉलिएस्टर, रेयॉन, नायलॉन आदि संश्लेषित रेशा कृत्रिम बहुलक ही है जिसका निर्माण विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के बहुलकीकरण में किया जाता है। सेलुलोज एवं प्राकृतिक रबड़ प्राकृतिक रूप से उपलब्ध बहुलक के उदाहरण है। बहुलकों के प्रकार होते हैं तो पहला है इसमें प्राकृतिक बहुलक। प्रकृति से प्राप्त होने वाले बहुलक प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, प्राकृतिक रबड़। इन्हें बायोपॉलीमर भी कहा जाता है। संश्लेषित बहुलक प्रयोगशाला में तैयार किए गए बहुलक संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं जैसे नायलॉन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, टेरिलिन ये सभी। प्लास्टिक का निर्माण कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन आदि के बहुलकीकरण से किया जाता है। प्लास्टिक पर ताप के प्रभाव के आधार पर यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो होता है इस प्रकार की प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाती है और ठंडा करने पर पुनः कठोर। क्योंकि थर्मोप्लास्टिक के एक लग के बीच तिरछे जोड़ नहीं पाए जाते अतः गर्म करने पर यह मुक्त रूप से गति करते हैं जिससे गर्म करने पर प्लास्टिक मुलायम हो जाता है। जैसे एग्जांपल है पॉलीथीन, पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, नायलॉन हो गया। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है इस प्रकार की प्लास्टिक पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाती है जिससे इसे इच्छा अनुसार आकार दिया जाता है किंतु पुनः गर्म करने पर पुनः मुलायम नहीं होती। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। पॉलीथीन के संश्लेषण में एथेन का प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन एक योगात्मक बहुलक होता है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन को उच्च दाब पर सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर टेफ्लॉन प्राप्त किया जाता है। टेफ्लॉन पर ताप और रसायनों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है अतः टेफ्लॉन का उपयोग बर्तन पर न चिपकने वाली सतह नॉन स्टिक के लिए किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड यह विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। पीवीसी का उपयोग कृत्रिम फर्श बनाने, रेनकोट, थैले, पर्दे, खिलौने, ग्रामोफोन इन सभी में किया जाता है। रबड़ प्राकृतिक रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक होता है। इसे हीबिया नामक पौधे के दूध से पदार्थ से प्राप्त किया जाता है और यह दूध जैसे पदार्थ को लेटेक्स कहते हैं। रबड़ में प्रत्यास्था, जल प्रतिरोधकता, विद्युत कुचालकता आदि के गुण होने के कारण यह अत्यधिक उपयोगी होता है। रबड़ मुख्यतः दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक रबड़ तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन रासायनिक रूप से 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाइन होता है जिसका सूत्र होता है C5H8 तथा अनुभार 68 होता है। संश्लेषित रबड़ जो होता है ये क्लोरोप्रीन अथवा आइसोब्यूटाइलिन का बहुलक होता है। संश्लेषित रबड़ के मुख्य उदाहरण है ड्यूप्रीन रबड़, नियोप्रीन, थायोकोल रबड़ ये सभी इसके उदाहरण है। ठीक है। रेसे तो प्राकृतिक रेसे जो है पौधे से प्राप्त किए जाते हैं जो अत्यधिक लंबे होते हैं तथा पौधों में मुख्यतः सुरक्षा के लिए पाए जाते हैं। उदाहरण कपास, सन, जूट ये सभी। कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार किए गए रेसों को संश्लेषित रेशा कहते हैं। कुछ संश्लेषित रेसे हैं पॉलिएस्टर। एस्टर के आपसी बहुलकीकरण से कई एस्टरों की श्रृंखला प्राप्त होती है और इसे पॉलिएस्टर कहा जाता है। द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल व एल्कोहल के संघनन से पॉलिएस्टर बनता है। पॉलिएस्टर श्रेणी में टेरिलीन या डेक्रॉन प्रमुख रेसे होते हैं जो एथिलीन, ग्लाइकॉल तथा टर्पेथिक अम्ल को उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है। उपयोग इसका है पॉलिएस्टर को कॉटन या ऊन के रेसों के साथ मिला देने पर इसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। चुंबकीय रिकॉर्डिंग टेप बनाने में तथा सुरक्षात्मक हेलमेट बनाने आदि बनाने में टेरिलीन का प्रयोग करते हैं। पॉलीएमाइड जो है बहुलकों में एमाइड बंधन अवश्य पाया जाता है। पॉलीएमाइड श्रेणी के रेसों में प्रमुख उदाहरण नायलॉन है। नायलॉन जो है मानव द्वारा संश्लेषित किया गया प्रथम रेशा है। इसका सर्वप्रथम 1935 में उपयोग किया गया था। नायलॉन का उपयोग रस्सी, टायर, ब्रश, ब्रिसल्स, कपड़ा, चादरें, जुराबे, स्वेटर बनाने में किया जाता है। रेयॉन जो है ये सेलुलोज पौधों में पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड होता है। वे कृत्रिम रेसे जिनके संश्लेषण में सेलुलोज का उपयोग किया जाता है ये रेयॉन कहलाता है। कागज या लकड़ी को सेलुलोज स्रोत के रूप में लेकर इसकी सांद्र ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराई जाती है। इसके बाद इस विलयन के धातु के बेलनों के छिद्रों में से होकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल गिराया जाता है जिससे रेयॉन के लंबे लंबे रेसे प्राप्त होते हैं। रेयॉन का उपयोग कपड़ा उद्योग में कालीन आदि बनाने में किया जाता है। खाद्य परिरक्षक वे रासायनिक पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उन्हें सड़ने से बचाने के लिए मिलाए जाते हैं जिससे इन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। खाद्य परिरक्षक कहलाता है। उदाहरण है बेंजोइक अम्ल का लवण, सोडियम बेंजोएट रासायनिक उपयोग के लिए किया जाने वाला खाद्य परिरक्षक होता है। अचार, स्क्वैश, जैम आदि में अधिक मात्रा में नमक या चीनी भी खाद्य परिरक्षक का कार्य करता है। प्रोपियोनिक अम्ल के लवण, सर्विक अम्ल, पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड आदि भी खाद्य परिरक्षक की भांति प्रयोग किए जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन परमाणु पाए जाते हैं। फ्रियोन का उपयोग रेफ्रिजरेशन के लिए प्रशीतक के रूप में, विलायक के रूप में, परिक्षेपक के रूप में किया जाता है।
कार्बनिक हरितगृह गैस है जो ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। अतः मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सीएफसी के उपयोग को सीमित करने के लिए सुझाव दिया गया है। मस्टर्ड गैस समानता पर यह रंगहीन गाढ़ा द्रव होता है क्योंकि इसकी गंध लहसुन या सरसों जैसी होती है, अतः इसे मस्टर्ड गैस कहते हैं। सल्फर डाइक्लोराइड की क्रिया एथिलीन से कराने पर मस्टर्ड गैस प्राप्त होता है। ये सल्फर डाइक्लोराइड है, एथिलीन की अभिक्रिया कराते हैं तो ये मस्टर्ड गैस प्राप्त होता है। मस्टर्ड गैस अत्यधिक जहरीली गैस होती है। मस्टर्ड गैस को त्वचा अवशोषित कर लेती है जिससे त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं। यह कैंसर के लिए उत्तरदायी है। मस्टर्ड गैस का सर्वप्रथम उपयोग जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मन सेना द्वारा ब्रिटिश सैनिकों को नुकसान के लिए किया गया था। अश्रु गैस यह एक अविषैली गैस होती है जो मनुष्यों में आंसू निकालने के लिए श्वसन मार्ग में हल्की सी जलन के लिए प्रभावी होता है। इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। अश्रु गैस का उपयोग शांति बहाली हेतु भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। अश्रु गैस के रूप में CN तथा CS आदि रासायनिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोएसीटोफोन और क्लोरोबेंजोइलिडाइड का प्रयोग करते हैं। उल्लेखनीय है कि अमोनिया का प्रयोग भी अश्रु गैस के लिए किया जाता है। अब एथिल अल्कोहल या एथेनॉल C2H5OH एथिल अल्कोहल को समानता अल्कोहल कहा जाता है। एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधियों में किण्वन सबसे विधि जो है प्राचीन है। शर्करा स्रोत जैसे गन्ना, चुकंदर, सीरा, स्टार्च स्रोत जैसे जौ, मक्का, आलू, चावल आदि के किण्वन से एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। एथिल अल्कोहल सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव होता है। इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है। एथिल अल्कोहल रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है। इसकी गंध तथा स्वाद तीखे होते हैं। एथिल अल्कोहल का प्रयोग औषधि, परफ्यूम, पेंट, वर्निश आदि बनाने में किया जाता है। एथिल ग्लाइकोल का प्रयोग ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में एंटीफ्रीज के रूप में, जैव नमूनों के परीक्षण में, स्प्रिट लैंप आदि में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब विभिन्न प्रकार के अल्कोहल कास्ट स्प्रिट या कास्ट नेप्था। मेथिल अल्कोहल को प्राचीन काल में लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता था, अतः इसे कास्ट स्प्रिट या कास्ट नेप्था कहा जाता है। अल्कोहल देखिए, अल्कोहल जो है पेय पदार्थ उसमें परसेंटेज बियर में 2 से 12% होता है, शैंपेन में 9 से 16%, पोर्ट और शहरी में 15 से 25%, ओडका में जो होता है ओडका में 35 से 50% होता है, ब्रांडी में 35 से 60%, रम में 37 से 80%, जिन में 40 से 50% और विस्की में 40 से 55% होता है। विकृत अल्कोहल को पीने से मनुष्य अंधा हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। डायनामाइट सर्वप्रथम अल्फ्रेड नोबेल ने बताया कि नाइट्रोग्लिसरीन को यदि किजलेगलर पर अवशोषित या स्थायीकृत कर दिया जाए तो इस स्थायीकृत नाइट्रोग्लिसरीन को डायनामाइट कहा जाता है। इसका उपयोग ग्लिसरीन का उपयोग आर्द्रता ग्राही के रूप में, सौंदर्य प्रसाधनों में, रिफिल इंक आदि में नमीकरण के रूप में किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, विस्फोटक, जिलेटिन, कार्डाइट आदि जो है विस्फोटकों के निर्माण में ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, खाद्य परिरक्षक, स्नेहक, रंजन, एंटीफ्रीज ये सभी जो है बनाने में ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। डाईएथिल ईथर या ईथर। डाईएथिल ईथर की वाष्प सूंघने पर बेहोशी उत्पन्न होती है। इसका उपयोग जो है शल्य चिकित्सा के रूप में करते हैं, निश्चेतक व अस्थायी निश्चेतक के रूप में। डाईएथिल ईथर का क्लोरोफॉर्म से अच्छा निश्चेतक माना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड और डाईएथिल ईथर जो है आजकल निश्चेतक के रूप में समानता प्रयोग करते हैं। फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, यह लाल चींटी बिच्छू मधुमक्खी के डंकों में पाया जाता है। सबसे पहले इसे लाल चींटी से प्राप्त करने के कारण इसे फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। फॉर्मिक अम्ल का उपयोग चमड़े के शोधन, रबड़ उद्योग, कपड़ा उद्योग, रोगाणुनाशी के लिए किया जाता है। एसेटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। एसेटिक अम्ल सिरके का प्रमुख अवयव होता है और सिरका जो है एसेटिक अम्ल का 6 से 10% जलीय विलयन है। एसेटिक अम्ल को ठंडा करने पर यह बर्फ जैसे क्रिस्टलीय ठोस में बदल जाता है, अतः इसे ग्लेशियल एसेटिक अम्ल कहा जाता है। एसेटिक अम्ल का प्रयोग सेलुलोज एसीटेट, धातु एसीटेट, एस्टर एसीटेट, टोन आदि में किया जाता है। कार्बनिक विलाय के रूप में, सिरके के रूप में किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो है एसेटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल दोनों ही कार्बनिक अम्ल है, किंतु फॉर्मिक अम्ल जो है एसेटिक अम्ल की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। लैक्टिक अम्ल या दुग्ध अम्ल। लैक्टिक अम्ल सभी प्रकार के दूधों में पाया जाता है, इसे दुग्ध अम्ल भी कहते हैं, जबकि गाय के दूध में कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो पीले रंग का उत्तरदायी होता है। लैक्टिक अम्ल जल व अल्कोहल के साथ घुलनशील होता है। कठिन परिश्रम, शारीरिक व्यायाम के समय लैक्टिक अम्ल लैक्टेट में परिवर्तित हो जाता है और आवश्यकता से अधिक लैक्टिक अम्ल लैक्टेट में परिवर्तित हो जाता है। आवश्यकता से अधिक लैक्टेट के एकत्रित हो जाने के कारण ही मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को खट्टे लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देती है, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। टार्टेरिक अम्ल जो है ये मुख्यतः अंगूर, केला, इमली में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने, भोजन में स्वाद, सुगंध बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू, संतरा, मौसमी। साइट्रिक अम्ल का प्रयोग भोजन में, पेय पदार्थों में तथा परिरक्षक के रूप में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर साइट्रिक अम्ल झाग उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग जो है साबुन, शैम्पू आदि में करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग विरंजक की भांति किया जाता है, दाग, धब्बे, जंग आदि साफ करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में यह पौधे में मानव तथा मानव गुद्दे में पाया जाता है। पौधे मानव गुद्दे दोनों में पाया जाता है। मानव गुद्दे में कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा अधिक हो जाने पर पथरी बन जाता है। फेरस ऑक्सलेट के रूप में इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। यूरिया या कार्बेमाइड। यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का संश्लेषण 1928 में ओहलर ने पोटेशियम साइनेट तथा अमोनियम सल्फेट से प्राप्त किया था। यूरिया जो है एक अति दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है। मानव मूत्र में यूरिया पाया जाता है। यूरिया के अमोनिया में परिवर्तन होने के कारण ही मानव मूत्र में एक विशेष प्रकार की तीखी दुर्गंध आती है। यूरिया का मुख्य उपयोगी नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में किया जाता है। यूरिया में लगभग 46.6% नाइट्रोजन पाया जाता है। अविस्मरणीय तथ्य देखेंगे, प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया का कृत्रिम विधि से प्रयोगशाला में निर्माण जो किया था जर्मन वैज्ञानिक ओहलर ने किया था। एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता मीथेन को माना जाता है। इसी कार्बनिक यौगिकों के मुख्य गुण यौगिकों के क्रियात्मक समूह पर निर्भर होता है। न चिपकने वाले खाने पकाने के बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप होता है। इथेन खुली श्रृंखला का यौगिक है। पॉलीथीन जो है एथिलीन के बहुलकीकरण द्वारा संश्लेषित किया जाता है। रेयन सेलुलोज से बनाया जाता है। थाइकोल जो है रबड़ एक प्रकार का संश्लिष्ट रबड़ है। न्यूनतम ज्वलनशील रेशा जो होता है टेरेलिन होता है। बैकेलाइट एम्फिनोल फॉर्मल्डिहाइड के सहबहुलक है। निकोप्रीन संश्लेषित रबड़ है। रबड़ को अल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व सल्फर है। कागज पौधों के सेलुलोज से बनाया जाता है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है जो कि रबड़ के वृक्ष से लैटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। CFC एक हरितगृह गैस होता है जो ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। एथिलीन रंगहीन गैस है, इसे सूंघने से बेहोशी आ जाती है। औद्योगिक स्तर पर एथिलीन का निर्माण पेट्रोलियम के भंजक द्वारा किया जाता है। एसिटिलीन रंगहीन गैस है, कुछ अशुद्धियों के कारण इसमें लहसुन जैसी गंध आती है। भीड़ को तीतर बितर करने के लिए अश्रु गैस का उपयोग किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है
जो अत्यधिक विषैला है। एथिल एल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। डाई एथिल ईथर जो है रंगहीन, अति वाष्पशील द्रव होता है जिसे त्वचा पर डालने से ठंडा महसूस होता है। प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा, खाद्य परिरक्षक, स्नेहक, रेजिन, एंटीफ्रीज आदि बनाने में ग्लिसरॉल का उपयोग करते हैं। एसेटिक अम्ल, सिरके का प्रमुख उपयोग अव्यय है। लैक्टिक अम्ल सभी प्रकार के दुग्धों में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल लाल चींटी, बिच्छू तथा मधुमक्खी आदि के डंक में पाया जाता है। पारद धातु पारदयुक्त मिश्र धातु है। नायलॉन में एकलकों के मध्य एमाइड की जांच एमाइड की तरह बांधा होता है। नायलॉन में एकलकों के मध्य एमाइड की तरह बंधा होता है। मानव मूत्र में यूरिया पाया जाता है। अपमार्जक एक शोधन अभी करता है। पॉलीथीन के संश्लेषण में मीथेन का प्रयोग करते हैं। कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन तथा कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा अधिक हो जाने पर मानव गुर्दे में पथरी बनने लगती है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। कार्बन सभी कार्बनिक यौगिक को मिलता है। संश्लेषित रबड़ क्लोरोप्रीन तथा अथवा आइसोब्यूटाइलिन का बहुलक होता है। C6H12O6 जो है ग्लूकोज का सूत्र है। तो इस तरह देखिए आपकी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, एक लाइन और है। बेकेलाइट, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया प्रथम रेशा है। टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का एक बहुलक है। बेनाड्रिल प्रति हिस्टेमीन में उपयोग किया जाता है। फ्रेओन जो है प्रोसीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का सर्वाधिक उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन होता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड होते हैं। कैनोला, जेट्रोपा, सैलिकॉर्निया आदि जो है पौधों से हरित डीजल प्राप्त किया जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है ये हाइड्रोजन है। साबुन पायसीकरण द्वारा ग्रीज को हटाया जाता है। गैसोहोल में 90% सीसा रहित पेट्रोल तथा 10% एल्कोहल का मिश्रण होता है। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाद्य वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदल दिए जाते हैं। ग्रेफाइट एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व जो होता है ये कार्बन होता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड नामक बहुलक प्रयुक्त होता है। ये एक कार्बन क्रेडिट 1000 किलोग्राम CO2 के समान होता है। ईंधन के अधूरे दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। तो देखिए इस तरह आपके पूरे केमिस्ट्री की थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।